ऋषभ ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और अनोखी ने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को, मैं तुम्हारी कोई जागीर नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से चुम लोगे। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी को गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया और उसे कैद करके गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की भी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी पर हाथ उठाया है। ऋषभ अनोखी को अपनी गुस्सैल आंखों से डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनोखी नहीं डरी और उसने हिम्मत से कहा, तुम चाहे कितने भी अमीर क्यों न हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सख्त नफरत करती हूँ तुमसे। अनोखी और ऋषभ गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे जब अनोखी ने कहा, तुम्हारे साथ एक जगह खड़े होने में भी दम घुटता है मेरा। ये कहकर अनोखी ने ऋषभ को धक्का दे दिया और वो जाने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ गुस्से में पकड़कर फिर से अपनी बाहों में ले लिया और चिल्ला के कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसे थैंकलेस लड़की नहीं देखी, सिर्फ तुम्हारे लिए उस लड़के का मैंने मार मार कर बुरा हाल कर दिया, लेकिन तुम मेरा शुक्रगुजार होने के बदले मुझे ही ताने मार रही हो। अनोखी ने ऋषभ को धक्का दे दिया और कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें कि उस लड़के को मारो, ये मेरी जिंदगी है और इसकी हर एक प्रॉब्लम में हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रिस्बाह ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, अगर मैं नहीं आता ना तो वो लड़का तुम्हें नोच खाता। अनोखी ने भी बदतमीजी से कहा, चाहे वो मेरा कुछ भी करे लेकिन तुम्हें क्या, भूल गए क्या कि तुमने भी एक बार मेरे कपड़े उसी तरह फाड़े थे जिस तरीके से अमित ने फाड़े हैं। ऋषभ चुप हो गया और अपने दंत कुलमुलाने लगा। अनोखी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, तुम्हें बस औरत के जिस्म से अपनी हवस मिटानी होती है और कुछ नहीं। ऋषभ के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और अनोखी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुमने आज बेशक मेरी इज्जत बचाई है, लेकिन इससे तुम मसीहा नहीं बन गए। तुम कल भी मेरी जिंदगी के विलन थे, अब भी हो और आगे भी रहोगे। अनोखी ने ऋषभ को नफरत भरी नजरों से देखा और फिर उसके सामने से निकल गई। ऋषभ ने गुस्से में उसके सर पे हाथ फेरा और गाड़ी पे घुसा मारा। अनोखी खली रास्ते पे चलती जा रही थी और ऋषभ उसके पीछे पीछे आते जा रहा था। ऋषभ ने अनोखी से तेज आवाज में कहा, ये ड्रामे बाद में करना और अभी चुपचाप मेरे साथ चलो। अनोखी ने ऋषभ की बात को इग्नोर कर दिया और अपने कदम तेज कर दिए। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पीछे से खींच लिया और अनोखी उसके सीने पे गिर गई। अनोखी के साए बाल ऋषभ के सीने पे फैल गए और ऋषभ की धड़कनें बढ़ गई। ये पहली बार है जो ऋषभ के साथ ऐसा हो रहा था। वो रोक रहा था अपने दिल को बहकने से, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल गई है। अनोखी ने ऋषभ को धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन ऋषभ ने उसे अपनी बाहों से जाने नहीं दिया। अनोखी ने अनोखी के सीने पे घुसा मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्यों मेरी जिंदगी झरनुम कर रखी है तुमने। अनोखी ऋषभ को घुसे मारती रही और ऋषभ ने एकदम से उसको झटक के कहा, बहुत सुन ली तुम्हारी, अब एकदम चुप। मैं बोलोगे और तुम सुनोगी। अनोखी ऋषभ को घुसे भरी नजरों से देख रही थी और ऋषभ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी का विलन हूं न, तो ठीक है, ऐसा ही नहीं। तुम मुझसे नफरत करती हो न, तो वही सही, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। जितनी नफरत करनी है कर लो मुझसे, लेकिन तुम जाओगी तो मेरे साथ ही। ऋषभ ने अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। अनोखी बार ऋषभ के बदले हुए अंदाज को देख रही थी और उससे रहा नहीं गया, तो उसने पूछा, क्यों तुम ये नाटक कर रहे हो अच्छा बनने का? मैं जानती हूँ तुम घटिया आदमी हो, फिर कि मेरी परवाह करने का दिखावा कर रहे हो। अनोखी ऋषभ को देखी जा रही थी, लेकिन ऋषभ ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज था कि क्या कहे और कैसे अपने दिल का हाल बयां करे। ऋषभ ने अनोखी को गाड़ी में बिठा दिया और सीट बेल्ट लगाते वक्त उनकी नज़दीकी कुछ ज्यादा ही थी। ऋषभ अनोखी के बहुत करीब था और उन दोनों की धड़कनें भी आपस में मिल रही थी। ऋषभ ने अनोखी की तरफ देखकर कहा, गाड़ी से बाहर मत निकलना। अनोखी ने मुंह फेर लिया और ऋषभ गहरी सांसें लेकर गाड़ी से बाहर निकल गया और बाहर से गाड़ी को लॉक कर दिया। अनोखी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और ऋषभ बाहर गाड़ी के बोनेट को ठीक कर रहा था। सूरज भी ढलता जा रहा था। पूरा आसमान में अंधेरा छा गया था और अनोखी को ऋषभ को ऐसे परेशान होते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनोखी एक तरफ दवा करती थी ऋषभ से नफरत करने का और दूसरी तरफ उसकी परवाह भी कर रही थी। ऋषभ गाड़ी ठीक करके अंदर आया और उसने बिना कुछ कहे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ऋषभ का मूड बहुत ही खराब लग रहा था और उसने एक झलक भी अनोखी को नहीं देखा।
पूरे रास्ते बॉस खामोशी थी और ऋषभ की खामोशी से पता नहीं क्यों लेकिन अनोखी को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। अनोखी बार बार नजरें चुरा कर ऋषभ को देख रही थी लेकिन ऋषभ के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। आधे घंटे बाद गाड़ी घर के सामने रुकी और न तो ऋषभ गाड़ी से निकला और न ही अनोखी। ऋषभ ने स्टीयरिंग व्हील को टाइट से पकड़ रखा था और उसने सीरियस होकर कहा, जब मुझसे इतनी नफरत करती हो तो क्यों बैठी हो यहाँ पर। अनोखी ने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, मैंने आज जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मेरा मतलब। अनोखी आगे बोलने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसे हाथ दिखा के कहा, जाओ यहाँ से। अनोखी ने अपना मुंह खोला ही था बोलने के लिए कि ऋषभ ने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, जाओ यहाँ से। ऋषभ ने इतनी जोर से चिल्लाया कि अनोखी कांप गई और गाड़ी से बाहर निकल गई। अनोखी के निकलते ही ऋषभ ने तेजी से गाड़ी भगा दी। ऋषभ की बेरुखी देखकर अनोखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। घर पूरा खाली पड़ा हुआ था क्योंकि नानी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेड भी छुट्टी पर थी। अनोखी सोफे पे बैठ गई और जैसे ही उसने आंखें बंद करी उसके सामने ऋषभ का चेहरा आ रहा था। अनोखी ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली और सर पे हाथ रख के कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, ऋषभ क्यों मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। उसकी आंखों में क्यों सच्चाई दिखती है मुझे, क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जब उसने सबके सामने मुझे अपनी बीवी कहा तो। बहुत सारे सवाल थे जिनका अनोखी के पास कोई जवाब नहीं था। अनोखी परेशान होकर अपने कमरे में चली गई और ऋषभ का ख्याल था कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। 1 घंटे बाद अनोखी नहा धो कर बिस्तर पर लेटी हुई थी और करवातें बदल रही थी लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। रात के 2:30 बज रहे थे लेकिन ऋषभ का कहीं आता पता नहीं था। अनोखी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और उसने परेशान होकर कहा, पता नहीं कहाँ है ऋषभ, कहीं गुस्से में अपने आप को ही कोई हार्म न कर ले। अनोखी ऋषभ के बारे में सोचकर परेशान हो ही रही थी कि उसे एकदम से कुछ टूटने की आवाज़ आई। अनोखी फटाफट बेड से खड़ी हुई और कमरे से निकलकर नीचे गई और उसने देखा कि ऋषभ नशे में बिल्कुल धूत है और एक लड़की उसे पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की ने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पे गहरा मेकअप भी था। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो कोई बार डांसर है। जिस तरीके से उस लड़की ने ऋषभ को पकड़ रखा था उसे देखकर अनोखी का खून खोल गया। अनोखी बड़े ही गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम। वो लड़की ऋषभ के कंधे पे हाथ रखकर पीछे मुड़ी और उसने एटीट्यूड में कहा, मैं जो भी हूँ लेकिन तुम कौन हो। अनोखी ने ऋषभ की तरफ गुस्से से देखा और ऋषभ इतने नशे में था कि उसकी आंखें बार बार झुक रही थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। अनोखी ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और उस लड़की को देख के कहा, जिसका तुमने हाथ पकड़ रखा है न वो पति है मेरा। ये सुनकर वो लड़की हंसने लग गई और उसने हंसते हुए कहा, आदमियों की भी फितरत बहुत ही अजीब होती है, पत्नी होते हुए भी दूसरी औरतों पर नजरें टिकाए रखते हैं। अब अपने पति को ही देख लो, तुम यहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी और वो क्लब में दारू पी रहा था और साथ ही साथ मुझे अपने घर के आया रात बिताने के लिए। ये सुनकर अनोखी का खून खोल गया और उसी वक्त ऋषभ ने अपनी लड़खड़ाती जुबां से कहा, अनोखी से नफरत करता हूँ मैं। ऋषभ बस यही बोले जा रहा था और अनोखी खून का घुट पी कर रह गई और उसने अपने सामने खड़ी हुई लड़की से कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो, अपने पति का कैसे ख्याल रखना है ये मुझे पता है। उस लड़की ने मुंह बना के कहा, अपने पति की ख्वाहिशों को बिस्तर पर खुश रखा करो नहीं तो ऐसे ही दूसरी लड़कियों और मुंह मारता रहेगा। ये कहकर वो बरदानसर वह से चली गई और अनोखी को ऋषभ को देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनोखी ने ऋषभ का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे रूम की तरफ लेकर जा रही थी जब ऋषभ ने बड़बड़ा के कहा, क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। अनोखी ने ऋषभ की बात को अनसुना कर दिया और उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। अनोखी और ऋषभ बहुत ही करीब थे, उनके होठ आपस में बहुत करीब आ गए थे और अनोखी बस उठने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और अपनी आंखें खोलकर कहा, मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों हर वक्त मेरा ये दिल शोर करता रहता है। ऋषभ इस वक्त बहुत ही मासूम लग रहा था, उसे ऐसे देखकर अनोखी का दिल पिघल रहा था। अनोखी ने ऋषभ की बाहों में झटपटा के कहा, तुम होश में नहीं हो, हम कल बात करेंगे। अनोखी ऋषभ के ऊपर से उठ गई और उसका दिल भी जोर से धक धक कर रहा था। अनोखी बस मोड़ी ही थी कमरे से जाने के लिए कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ लड़का हुआ बेड से खड़ा हुआ और अनोखी के बहुत करीब उसने आकर कहा, बातो न मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
मैं यहाँ जाता हूँ बस तुम ही दिखाई देती हो मुझे, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा दिखता है, आंखें खोलता हूँ तो बस तुम दिखाई देती हो। ये सुनकर अनोखी की सांसें तेज हो गई और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे को देखे जा रहे थे जब ऋषभ अनोखी के और भी करीब आया और उसने कहा, आई वॉन्ट यू बैडली। ऋषभ अनोखी के करीब आता जा रहा था और अनोखी अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। अनोखी भी बेचैन हो रही थी और वो अब आपको संभाल नहीं पा रही थी। ऋषभ ने अनोखी के होठों की तरफ देखा और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अनोखी ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, ये सब गलत नहीं है। ऋषभ ने अनोखी का हाथ झटक दिया और कहा, फर्क नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत, फर्क तो सिर्फ इस बात से पता है कि मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हारी दिल की धड़कनें सुन सकता हूँ। जितनी मुझे तुम्हारी तड़प है उतनी ही तुम्हें भी मेरी तड़प है। ऋषभ अनोखी की लटों के साथ खेलने लग गया और उसके छूटे ही अनोखी अपने आपे से बाहर हो गई और अपने दिल को संभल नहीं पाई। अनोखी ने धीरे आवाज में कहा, प्लीज ऋषभ। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आज मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन बस आज रात के लिए सब भूल जाओ और मेरी हो जाओ। ऋषभ शराब के नशे में था, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। अनोखी भी उस पल बहक रही थी, वो जानती थी कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकना बहुत ही मुश्किल काम था। ऋषभ ने मुलायम तरीके से अनोखी के गालों को हाथ लगाया और हल्के से उसके होठों को चूम के कहा, मुझे बस तुम्हारी तड़प है। ये कहकर ऋषभ अनोखी के होठों को हल्के से चूमता रहा और अनोखी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऋषभ को चूमने लग गई। जल की हल्की किसस कब गहरी किश में बदल गई पता ही नहीं चला। ऋषभ ने एक ही झटके में अनोखी को अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। अनोखी का भी हाथ ऋषभ के बदन को सहला रहे थे चूमते चूमते। जाकी रात में कुछ अलग सी ही बात थी, दो दिल जो नफरत करते थे एक दूसरे से आज उनकी तरफ साफ दिख रही थी। ऋषभ ने अनोखी को बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। दोनों की नजरों में भावनाओं का सहलब था और ऋषभ ने अनोखी के चेहरे को सहला के कहा, आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि प्यार करते कैसे है, आज रात तुम सिर्फ मेरी हो। अनोखी ने भी बहकी हुई आवाज में कहा, मुझे अपना बना लो, मेरे शरीर के हर एक कोने को छूकर मुंह पर अपनी मोहर लगा दो। आई वॉन्ट योर ऋषभ, प्लीज लव मी, किस मी, हग मी एंड मेक मी योर्स। अनोखी के मुंह से बस शब्द निकले ही थे कि ऋषभ ने उसके कपड़े फाड़ दिया और उसे बेसब्रों की तरफ चूमने लगा। अनोखी भी इठला रही थी और मन मन सांसें ले रही थी। अनोखी का बदन करवटें बदल रहा था और ऋषभ उसके बदन की गहरी को नाप रहा था। ऋषभ और अनोखी के बहके हुए पलों का क्या होगा अंजाम? क्या कल सुबह एक नया सवेरा लेकर आएंगी या फिर टूटे हुए दिलों में आहत? डॉट 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 डॉट। अगली सुबह अनोखी ने अंगड़ाइयां लेते हुए अपनी आंख खोली और जैसे ही उसने अपने बगल में देखा वो शॉक हो गई। अनोखी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, शिट, ये मुझसे मया हो गया। ऋषभ बहुत ही गहरी नींद में अपनी कमर के बल सो रहा था और बिना कपड़ों के बेसुध खर्राटे लेते हुए सो रहा था। अनोखी जल्दी से बिस्तर से उठी और चादर से अपना शरीर ढककर फटाफट कमरे से बाहर निकला गई। अनोखी छुपते छुपाते हुए अपने कमरे में चली गई और अपना कमरा बंद करके गहरी सांसें लेने लगी और उसने अपने सर पे हाथ रख कर कहा, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे ऋषभ से सुर रहना था, लेकिन मैंने तो कल रात सारी मर्यादा पर कर दी। कल रात के बारे में सोच सोचकर अनोखी बहुत ही परेशान हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, क्या है उसमें कि उसे देखते ही मैं बहक जाती हूँ? उसने जानबूझकर मेरा फायदा उठाया है ताकि वो मुझे दिखा सके कि मैं कितनी घटिया लड़की हूँ जो उसके साथ हम बिस्तर हो गई। अनोखी बहुत ज्यादा कोस रही थी अपने आप को और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अनोखी बहुत देर तक रोती रही और आखिरकार उसने अपने आप को समझा के कहा, मैं नहीं टूट सकती, ये ऋषभ की एक चाल थी मुझे अपनी सही औकात दिखने के लिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अनोखी ने अपने दिल को तो पक्का कर लिया था, लेकिन क्या होगा जब वो और ऋषभ आमने सामने आएंगे? आधे घंटे बाद अनोखी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब उसके कमरे में ऋषभ आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अनोखी एकदम से चौंक गई और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ के चेहरे पे आज एक अलग सा ही नूर था और उसके होठों पर खुशी थी। ऋषभ ने अनोखी की तरफ कदम बढ़ाए और उसको एकदम से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनोखी शौक हो हगाए और ऋषभज को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगी। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम?
दूर हटो। ऋषभ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अनोखी को कस के पकड़ के कहा, कल रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। कल रात का नाम आते ही अनोखी एकदम से चीर गई और उसने ऋषभ को धक्का देकर कहा, ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? कल रात जो भी हुआ वो बस एक गलती थी और कुछ नहीं। ये सुनकर ऋषभ का मुंह उतर गया और उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? कल रात हम दोनों ने एक दूसरे को पूरे तरीके से अपना लिया और तुम ये सब कह रही हो। ऋषभ बहुत ही वल्नरेबल लग रहा था। ऋषभ की बात सुनकर अनोखी की हंसी छूट गई और उसने कहा, तुम होश में ते हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कल रात का कोई मतलब था। ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, कल रात बहुत ही खास थी और तुम झोंकला रही हो उसे। अनोखी ने हंसते हुए कहा, कल रात हम बहक गए थे और हमसे छोटी सी गलती हो गई तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये बात सीधा ऋषभ के दिल पे लगी। थोड़ी देर के लिए तो उसे समझ भी नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। ऋषभ की फिलसफे का मजाक बनाकर अनोखी अपने आप को शीशे में निहारने लग गई और गाने के बोल गुनगुनने लगी, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन। अनोखी गन गए ही रही थी ऋषभ को चिढ़ाने के लिए कि ऋषभ गुस्से से आगे बढ़ा और उसने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, ये सबक क्यों कर रहे हो तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? अनोखी ने ऋषभ का हाथ झटक के कहा, कैसी फीलिंग्स? मैं नफरत करती हूँ तुमसे और कल रात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार था जो हम दोनों हम बिस्तर हुए। पहली बार ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से में जल रहा था लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनोखी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझ पर अपना दिल हार बैठे हो? प्यारा हो गया है तुम्हें मुझे? ऋषभ बस अनोखी को देखे जा रहा था और अनोखी ने हाथ फैला के कहा, द ग्रेट ऋषभ सिसोदिया को कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? ये कहकर अनोखी हंसने लगी और उसकी हंसी देखकर ऋषभ ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, हाँ प्यार हो गया है मुझे तुमसे, हर वक्त बस पागलों की तरह तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। बहुत प्यारा करता हूँ मैं तुमसे अनोखी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। ये सुनकर कुछ पल के लिए अनोखी की सांसें भी थम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसी चीज का इंतजार हो, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सब धोखा है और कुछ नहीं। ऋषभ उम्मीद भरी नजरों से अनोखी को देख रहा था जब अनोखी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, बस भी करो और कितना झूठ बोलोगे? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है मुझे बर्बाद करना, लेकिन मैं तुम्हारे इस झूठे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। ऋषभ ने अनोखी के कंधे पे जोर से हाथ रख के कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे सच में प्यार हो गया है तुमसे और एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं अब। ऋषभ की बातें बार बार अनोखी का दिल बहका रही थी, लेकिन ये तो अनोखी ही जानती थी कि उसने कैसे अपने आप को संभल रखा था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े ही डेस्परेट तरीके से कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ और चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तुम और मैं एक बार और अपनी शादीशुदा जिंदगी को मौका देते हैं और इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। ऋषभ की आंखों में सच्चाई थी जिसे देखकर भी अनोखी ने अनदेखा कर दिया और उसे जोर से धक्का देकर कहा, ये झूठे प्यार की कस्में और वादे किसी और से करना, और मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुमने मुझे उस अमित से बचाया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और वो एहसान चुकाने के लिए ही कल मैं तुम्हारे साथ सोई थी। ये सुनकर ऋषभ को बहुत ही ठेस पहुंची और उसने एक कदम पीछे ले लिया। अनोखी ने कहा, ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बातों से बहुत ही फर्क पड़ रहा हो, जबको मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी कोई कीमत नहीं है। अनोखी बोले जा रही थी और ऋषभ के दिल को ठेस पहुंचा रही थी। ऋषभ की बर्दाश्त करने की सीमा अब पार हो गई थी और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच के कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना और जानना, बस ये बताओ कि कल रात हमारे बीच में क्या था? अनोखी ने मुस्कुराते हुए ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, कल रात मैंने तुम्हें शुक्रिया किया अमित से बचाने के लिए। अब तुमने मेरे लिए इतना किया तो मुझे भी तो तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। ये सुनकर ऋषभ ने अनोखी को बिस्तर पर धक्का दे दिया और नफरत भरी नजरों से उससे कहा, तुम वो अनोखी नहीं हो जिससे मैंने शादी करी थी, क्योंकि उस अनोखी को अपनी इज्जत का और मर्यादा क्या ख्याल था, लेकिन ये नई अनोखी बिल्कुल ही अलग है, बेशर्म है नई अनोखी। अनोखी ने चीर के कहा, मुझे ऐसा बनने के लिए भी तुमने भी मुझे मजबूर किया है। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस अब चुप, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
तुम बस मेरी नफरत के ही लायक हो। ये कहते वक्त ऋषभ की एक आंख से आंसू बह गया और उसे दकहकर अनोखी के दिल पर तीर चलने लग गए। ऋषभ की आंखें लाल हो चुकी थी और उसने घृणा करते हुए कहा, आज से वादा करता हूँ कि एक झलक भी तुम्हें नहीं देखूंगा। उड़ा लो मेरे प्यार का जितना मजाक उड़ाना है, लेकिन एक दिन बहुत पछताओगी तुम। ये ऋषभ की टूटे दिल की आह थी और उसने आखिरी बार अनोखी को देखा और फिर गुस्से से चला गया। जिंदगी में पहली बार ऋषभ की आंखों में आंसू आए थे और वो इसे कभी नहीं भूलने वाला था। ऋषभ के जाते हुए अनोखी को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा और उसके मन में ख्याल आया, कहीं ऋषभ सच में तो मुझसे प्यार करने नहीं लगा है। अनोखी ने अपनी गर्दन हिला के कहा, नहीं, ऋषभ के सीने में दिल नहीं है प्यारा करने के लिए, वो सिर्फ मुझे बहकाना चाहता था, लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगी। मुझे अपने दिल को काबू करना है, इससे पहले मैं एक ऐसे दलदल में घुस जाऊं यहाँ से वापस निकलना बहुत ही मुश्किल है। अनोखी ने मन बना लिया था कि वो ऋषभ के झूठे वादों में नहीं फंसने वाली, लेकिन कब तक रोक पाएंगी अपने दिल को। क्या ऋषभ को सच में अनसोखी से प्यार हो गया है? 2 दिन बाद 2 दिन ऐसे ही बीत गए और एक बार भी ऋषभ अनोखी के सामने नहीं आया। अनोखी बहुत बेचैन थी ये 2 दिन ऋषभ को ना देखे। हर वक्त उसके दिमाग में बस ऋषभ का ही ख्याल था। नानी भी हॉस्पिटल से आ गई थी और अनोखी की जिंदगी पहले जैसी हो गई थी, लेकिन एक खालीपन जरूर था जिसने अनोखी के दिल को जकड़ रखा था। रात का वक्त था। अनोखी और नानी साथ बैठकर खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। अनोखी अपने खाने के साथ खेल रही थी और बहुत खोई खोई लग रही थी। नानी ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? आजकल तू थोड़ी बदली हुई सी लग रही है, न कॉलेज जाती है और न ही अपनी बेस्ट फ्रेंड मालिनी से मिलती है। अनोखी ने झूठी मुस्कान से कहा, नहीं नानी, सब ठीक है, वो आजकल कॉलेज में कुछ हो नहीं रहा न, इसलिए मैं छुट्टी पर हूँ और मालिनी अपनी मसी के घर गई है रहने के लिए, 1-2 दिन में आ जाएंगी वो। नानी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मुझे तो तुम बच्चों की बात ही चिंता होती है। एक तरफ तू है जो कुछ खोई खोई सी लगती है और एक ऋषभ है अपने आप को काम में उसने इतना झुलसा दिया है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं है उसके पास। ऋषभ का नाम आते ही अनोखी की दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो थोड़ी सी अपसेट हो गई। अनोखी के दिल में तड़प हो रही थी बस एक बार ऋषभ को देखने के लिए। अनोखी अपनी फीलिंग्स को जानकर भी अनजान बन रही थी सिर्फ अपने ईगो की वजह से। अनोखी अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी जब उसे भरो कदमों की आवाज आई। अनोखी की सांसें एकदम से तेज हो गई और उसने नजरें घुमा के देखा कि ऋषभ अपनी जेब में हाथ डालकर कमरे की तरफ जा रहा था। ऋषभ को देखकर अनोखी ने गहरी आहें भरी, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। ऋषभ का अलग सा ही एटीट्यूड था और उसने एक बार भी अनोखी को नहीं देखा और ये बात अनोखी के दिल को झंझोड़ रही थी। अनोखी की नजरें ऋषभ पर टिकी हुई थी और ऋषभ अपने कमरे में जा ही रहा था कि नानी ने उसे टोका, बेटा कहाँ जा रहा है बिना खाना खाए? ऋषभ के कदम रुक गए और उसने नानी को देखकर कहा, मैं बाहर से ही खा कर आया हूँ। ऋषभ की आवाज़ बहुत ही रूड थी और उसने अभी भी अनोखी को नहीं देखा, जैसे वो वहाँ मौजूद ही न हो। नानी ने दुखी होकर कहा, क्या हो गया है तुझे? तू दिल्ली से यहाँ तक आया है लेकिन तू तो काम में ही लगा रहता है, मेरे पास बैठा भी नहीं है। नानी दुखी हो गई और ऋषभ ने रूड होकर कहा, मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है, मुझे भोपाल में जल्द से जल्द अपनी कंपनी का काम खत्म करना है और फिर दिल्ली जाना है। भोपाल मुझे रास नहीं आ रहा। ऋषभ अनोखी को ताने मार रहा था लेकिन साथ में साथ अपनी नानी का दिल भी दुख रहा था। नानी ने दुखी होकर कहा, मेरा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, मेरे खुद के नातिन के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में जोर से एक आवाज आई, नातिन नहीं है तो क्या हुआ दादी, पोता तो है। ये सुनकर सबसे दरवाजे की तरफ देखा और वह पर एक बहुत ही हंदसोम लड़का खड़ा था। उसने वाइट शर्ट पहन रखी थी और ब्लू जीन्स और चेहरे पे मुस्कान थी। नानी ने खुश होकर कहा, राज। राज खुशी से आगे बढ़ा और नानी के गले लगकर कहने लगा, दादी मैंने बहुत मिस किया आपको, पढ़ाई खत्म करते ही सीधा आपके पास आया हूँ। नानी ने राज को अपने गले से लगा लिया और अनोखी बस सब कुछ हैरानी से देख रही थी। नानी ने राज को बहुत प्यार किया और कहा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी बच्चे। नानी और राज बहुत खुश थे। राज ने कहा, मेरी भी दादी। राज नानी से बातें कर ही रहा था कि उसने ऋषभ और अनोखी को देखा और कहा, ऋषभ भाई को तो मैं जानता हूँ लेकिन ये पारी जैसी लड़की कौन है? ये सुनकर ऋषभ का खून खोल गया और अनोखी अपनी जगह से खड़ी हो गई। नानी ने अनोखी को मिलवाते हुए कहा,
ये पार्वती की दोस्त की बेटी है, लेकिन अब मेरे भी जिगर का टुकड़ा है ये। राज आगे आया और उसने हाथ आगे बढ़ा के कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वैसे एक बात कहूँ, तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो चांद भी शर्मा जाता होगा। अनोखी ने राज से हाथ मिलाया और हल्की सी स्माइल करी। वही खड़ा ऋषभ गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। अनोखी दूर से ही ऋषभ का गुस्सा और नजरें महसूस कर पा रही थी। पता नहीं अनोखी के दिल में क्या आया और उसने ऋषभ के गुस्से को और बढ़ावा देते हुए राज से कहा, वैसे तुम भी काफी हैंडसम हो। क्या राज के आने से अनोखी और ऋषभ की जिंदगी में स्पाइस आ जाएगा? क्या जेलसी की चिंगारी उनकी जिंदगी में आग लगा देगी या रोशन कर देगी? ... अनोखी का हाथ अभी भी राज ने पकड़ रखा था और उसको अलग ही नजरों से देख रहा था। ऋषभ से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सार्कास्टिकली कहा, तेरी आदत फ्लर्ट करने की जाएंगी नहीं। राज ने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करना अगर फ्लर्ट है तो यही सही। ऋषभ गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था और उसने कहा, किस अनजान लड़की का हाथ पकड़ना शोभा नहीं देता है तुम्हें। अनोखी ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और राज ने हंसते हुए कहा, कभी कभी अनजान लोग अपने लगने लगते हैं। राज बातों में बहुत ही तेज था, उसे अपनी बातों से किसी का दिल कैसे जीतना था ये उसे अच्छे से आता था। ऋषभ गुस्से से राज को देख रहा था जब नानी ने कहा, अरे जब बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों के साथ बैठकर डिनर करना है। नानी बहुत खुश थी, लेकिन ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर ऋषभ चला गया और नानी ने दुखी होकर कहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बच्चे को। नानी को दुखी देखकर राज उनके पास गया और उसने नानी का हाथ पकड़ के कहा, दादी, ऋषभ भाई तो ऐसे ही है, उनके लिए क्या दुखी होना, चलो हम तीनों खाना खाते हैं। अनोखी ने भी कहा, हाँ नानी, शायद उनका मन नहीं होगा, लेकिन हम दोनों तो हैं ना। नानी खुश हो गई और वो तीनों टेबल पे बैठकर बातें करने लग गए। 2 घंटे हो गए, लेकिन उनकी बातें चलती जा रही थी। राज को बातों का बहुत ही शौक था और साथ ही साथ मजाक करने का भी। राज के चुटकुलों से अनोखी की हंसी रोकी नहीं रही थी। नानी ने राज से कहा, अब ये सब मजाक छोड़ और ये बता शादी का क्या सोचा है। राज के गले में खाना अटक गया। ये सुनकर अनोखी ने जल्दी से उसे पानी दिया। राज ने पानी पीकर कहा, अरे दादी, अभी तो मैं 4 साल बाद आया हूँ। शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, कर लूंगा आराम से। नानी ने कहा, कोई छोटा बच्चा नहीं है, तू पूरे 23 साल का है और अब तो अपने बाप का बिजनेस भी संभलने वाला है और तेरे कदम इधर उधर भटके, इससे अच्छा तो तेरी शादी ही कर देनी चाहिए। राज ने हंसते हुए कहा, दादी आप और माँ हमेशा ऐसी ही बातें करती हूँ, लेकिन शादी तो मैं तब ही करूँगा जब मेरा मन करेगा। अभी तो एंजॉय करने के दिन है। नानी ने कहा, अच्छा मेरे लाडले, लेकिन ये तो बता कि तुझे चाहिए कैसी लड़की। राज ने अनोखी की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी एक मुस्कान से ही मेरा तो दिन ही बन जाए, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, जिसमें डूबने का मन करे और उसको पहली नज़र देखते ही दिल में घंटियां बज जानी चाहिए। मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार चाहिए। राज अनोखी को देखी जा रहा था, लेकिन अनोखी अपने खाने की तरफ देखकर ऋषभ के बारे में सोच रही थी। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो सिर्फ वही जानता था। नानी ने हंसते हुए कहा, मिल जाएगा तुझे भी तेरे नसीब का प्यारा, लेकिन ये बता कि इस बार कब तक रहेगा अपनी बूढ़ी दादी के पास। राज ने मुस्कुरा के कहा, भोपाल की हवा में इस बार कुछ अलग सी ही बात है, तो सोच रहा हूँ कि रुक जाओ और इन हवाओं का मजा लूं। ये कहकर राज ने अनोखी की तरफ देखा और उसी वक्त अनोखी चेयर से खड़ी हुई और उसने कहा, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, आप लोग बातें करो। अनोखी ने सबको गुड नाइट किया और अपने कमरे में चला गई। अनोखी बेसुध थी, उसको अंदाजा भी नहीं था कि राज के आने से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अनोखी सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ ऊपर गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला पूरे कमरे में अंधेरा था। अनोखी ने लाइट ऑन करी ही थी कि वो घबरा गई ऋषभ को बेड पर देखकर। ऋषभ एकदम किंग की तरह बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ अपनी थोड़ी को मसल रहे थे और आंखों में वही गुस्सा था। ऋषभ को इतनी रात को अपने कमरे में देखकर अनोखी ने घबराते हुए कहा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऋषभ ने दंत पिसते हुए कहा, नया लड़का पसंद आ गया है क्या? अनोखी ने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ऋषभ ने चीर के कहा, मेरा मतलबा क्या है तुम अच्छे से जानती हो, तो भोले बनने का नाटक बंद करो। मैंने देखा था कि किस तरीके से तुम राज की बातों पे है रही थी, कर कैसे तुम्हारा हाथ उसके हाथों में था।
ऋषभ के चेहरे पे जेलसी साफ दिख रही थी। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, तुम्हारे दिमाग में बस यही गंदी बातें चलती रहती है ना? किसी से हाथ मिला लेना या फिर है लेने को पसंद करना नहीं कहते। ऋषभ गुस्से से अनोखी को देख रहा था और अनोखी ने कहा, मैं भी पता नहीं क्यों तुमसे बातें करके अपना वक्त जाया कर रही हूँ, लेकिन एक सेकंड तुम तो नीचे थे ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं हंस रही थी? ऋषभ गुस्से से बेड से उठा और अनोखी के पास आकर उसने कहा, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम उस राज के आसपास भी नहीं जाओगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ बहुत ही गुस्से से अनोखी को देख रहा था। अनोखी को भी उससे डर लग रहा था। ऋषभ ने अनोखी के कंधे पे जोर से हाथ रख कर कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में भी आ रही है या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? अनोखी ने नजरें फेर के कहा, मैं अपनी मर्जी की खुद मालकिन हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। ऋषभ ने गुस्से से दीवार पर घुसा मार दिया और कहा, मेरे सामने ज्यादा ओवरस्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो डॉट 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 डॉट। अनोखी ने ऋषभ को धक्का देकर कहा, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? ऋषभ गुस्से में तिलमिला रहा था जब अनोखी ने उससे कहा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझती और तुम भी मुझे कंट्रोल करने के बारे में मत सोचो। ऋषभ ने गुस्से से अनोखी की तरफ कदम बढ़ाया और उंगली दिखा के कहा, अनोखी मुझे मजबूर मत करो कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए समझा रहा हूँ उस राज से दूर रहना। अनोखी ने एटीट्यूड से कहा, नहीं रखेंगी, और वैसे एक बात बताओ, राज काफी हैंडसम है और कुछ ही पालों में उसने मेरी जिंदगी में अपनी जगह बना ली। ये कहकर अनोखी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऋषभ गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनोखी ने जानबूझकर उसके गले पे नमक छिड़कते हुए कहा, राज को देखते ही लगता है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे यकीन है कि उसे औरतों की इज्जत करना भी आता होगा और ऐसे आदमी के साथ हर एक औरत रहना पसंद करती है, न कि तुम जैसे हैवान के साथ। ऋषभ के सब्र की सीमा अब पार हो गई थी और उसने देवर पर तेजी से गुस्सा मारना शुरू कर दिया। अनोखी एकदम से घबरा गई और ऋषभ अपना गुस्सा उतारने के लिए दीवार पर घुसा मरता रहा और उसके पंजों से खून भी आने लग गया था। अनोखी का दिल बेचैन हो गया और उसने परेशान होकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। ऋषभ ने एक और बार घुसा मारते हुए कहा, क्यों रुको मैं, आखिर तुम्हें फर्क ही क्या पता है किसी भी चीज से? तुम्हें तो वो राज अच्छा लगता है, न तो फिर जाओ उसके पास। ऋषभ बार बार दीवार पर घुसा मार रहा था बिना किसी शिकन के और अनोखी से ये सब देखा नहीं गया और उसने ऋषभ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो क्या? अनोखी की आवाज बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी और हल्के हल्के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऋषभ ने अनोखी से अपना हाथ छीन लिया और कहा, सही कहा तुमने, पागल हो गया हूं मैं, तभी तो तुम्हें तकलीफ देने की वजह अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ। सच में पागल कर दिया है तुमने मुझे कि मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है। ऋषभ अपना खून भरा हाथ अपने बालों पे फेरने लग गया और अनोखी ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और कहा, तुम जैसा एमडी मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने आप को ही तकलीफ पहुंचता है। अनोखी ऋषभ का हाथ दबाए खड़ी थी ताकि और खून न आए। ऋषभ बस बिना कुछ कहे अनोखी को देख ही जा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था अनोखी के चेहरे पे चिंता देखकर। अनोखी ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे बेड तक लेकर गई और उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे बिठा दिया। अनोखी बहुत परेशान लग रही थी और उसने ड्रावर खोलकर उसमें से फर्स्ट एड किट निकाली और जमीन पे बैठकर ऋषभ की पट्टी करने लग गई। अनोखी ने पट्टी करते करते गुस्से में कहा, बहुत ही पागल आदमी हो तुम, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा सनकी बंदा नहीं देखा। ऋषभ के होठों पे मुस्कान आ गई क्योंकि अनोखी उसे एक बीवी की तरह दंत रही था। ऋषभ के हाथ से खून बेशक निकल रहा था लेकिन उसके दिल को बहुत ही सुकून मिला। अनोखी ने पट्टी बंद के नजरें ऊपर करके कहा, हंस क्यों रहे हो? ऋषभ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मुस्कुरा कर कि कम से कम तुम्हें मेरी चिंता तो है। ये सुनकर अनोखी होश में आ गई और उसने नजरें फेर के कहा, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता न तो उसकी भी मैं ऐसे ही मदद करती। ऋषभ ने अनोखी की ठोड़ी पर प्यार से हाथ रखा और कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। अनोखी ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और अपनी जगह से खड़े होकर कहा, झूठी उम्मीदें पलने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें जान चाहिए, रात बहुत हो रही है।
ऋषभ बेड से खड़ा हुआ और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इमोशनल होकर कहा, क्यों चीजें मेरे लिए और अपने लिए बिगाड़ रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दिल में मेरे लिए कुछ है, फिर क्यों ये दिखावा कर रही हो। अनोखी चुप खड़ी थी और अपने धड़कते हुए दिल को संभलने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने प्यारा से उसके गालों को हाथ लगाया और कहा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, क्यों मुझे तड़पा रही हो। चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। ऋषभ की आंखों में सच्चाई थी और तड़प थी अनोखी को पाने के लिए, लेकिन अनोखी ने उसे धक्का देते हुए अपने से दूर करते हुए कहा, बस भी करो ये दिखावा, इस बार मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। प्यार का झूठा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। अनोखी किसी भी कीमत पे ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ऋषभ उससे प्यार करता है। ऋषभ ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों पे हाथ फेरा और कहा, गॉड डैम इट, तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। अनोखी ने हंसते हुए कहा, वैसे बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो तुम। चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हारे तोह नाम से भी मुझसे नफरत है। ये कहकर अनोखी ने ऋषभ का दिल तोड़ दिया और ऋषभ ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है करती रहो मुझसे नफरत, लेकिन राज के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हें नफरत करने के और भी बहाने मिल जाएंगे। अनोखी को धमकी देकर रोशबाह चला गया और उसने जाते ही अनोखी ने अपने दिल पे हाथ रख के कहा, ऋषभ बस मुझे अपनी बातों से बहका रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। उस जैसा आदमी कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता और मुझे भी नहीं बहकना। ऋषभ और मैं कभी एक नहीं हो सकते। अनोखी बार बार अपने दिल को समझा रही थी ऋषभ के साथ प्यार में न पड़ने के लिए, लेकिन ये दिल कहाँ किसी की मानता है। कर्ण किससे प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। देखते हैं कि अनोखी कब तक अपने आप को रोक पाएंगी ऋषभ के प्यार में बहकने से। तारांकन। अगला दिन। अनोखी कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। उसने आज व्हाइट टॉप और ब्लैक पैंट पहन रखी थी और बाप पोनीटेल में बंद रखे थे। अनोखी सीढ़ियों से नीचे उतरी ब्रेकफास्ट करने के लिए और चेयर पे जाकर बैठ गई। अनोखी ने जल्दी से अपनी प्लेट में ब्रेड बटर लिया और उसे खाना शुरू कर दिया। अनोखी बहुत जल्दी खा रही थी कि खाना ही उसकी हलक में अटक गया था। अनोखी खांस रही थी और दूसरे हाथ से गिलास में पानी डाल रही थी जब पीछे से आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है खाने की, आराम से कहो। अनोखी ने पानी पिया और पीछे मुड़ के देखा कि राज भी ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी है और ब्लैक सूट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसकी रोलेक्स घड़ी उसके हाथ में काफी जांच रही थी। राज ने अनोखी के पास आकर उसकी कमर मसलना शुरू कर दिया और कहा, आराम से कहो। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओ तुम भी ब्रेकफास्ट करो। राज अनोखी की सामने वाली सीट पे बैठ गया और अनोखी ने उसकी प्लेट में भी नाश्ता लगाया। अनोखी और राज खामोशी से खा रहे थे जब राज ने एकदम से कहा, व्हाइट कलर तुम पर काफी जचता है। अनोखी ने हल्की हंसी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करते हो। राज की हंसी छूट गई और उसने कहा, खूबसूरत चीजों की तारीफ करना अच्छा लगता है मुझे। अनोखी ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, मुझसे फ्लर्ट करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ। इस दिलगी के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। राज ने कहा, अरे तुम तो मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कोई गलत ख्याल नहीं है तुम्हें लेकर, वो तो मैं बस ऐसी ही बातें करता हूँ। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन राज के इरादे उसकी आंखों में साफ दिख रहे थे। राज अपनी बातों से साफ जाहिर कर रहा था कि उसे अनोखी काफी पसंद है। राज फिर से अपने जोक सुनना लग गया और अनोखी की हंसी रोक ही नहीं रही थी। काफी खुशनुमा माहौल हो गया था कर उसी वक्त सीढ़ियों से ऋषभ आया और अनोखी को राज के साथ हंसता हुआ देखकर उसका खून खोल गया। ऋषभ की तेज कंधों की आहट अनोखी ने पहचान ली थी और उसकी हंसी एकदम से रोक गई। राज ने कहा, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। अनोखी ने बिना कुछ कहे अपने बालों की लट पीछे करी और ऋषभ ने झूठी हंसी से कहा, क्या हुआ आज सुबह सुबह किस बात पे हंसी आ रही है। ऋषभ अनोखी के बगल वाली सीट पे आकर बैठ गया और अनोखी बस उठने ही वाली थी कि टेबल के नीचे से ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनोखी बहुत नर्वस हो गई और अपने हाथ छोड़ाने की कोशिश करने लग गई, लेकिन ऋषभ की पकड़ काफी मजबूत थी। टेबल के नीचे ये सब हो रहा था लेकिन राज एकदम बेखबर था। ऋषभ ने अनोखी की तरफ देखकर कहा, बताओ न अनोखी कि किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही थी। मैं तो तुम्हें काफी वक्त से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे खिलखिलाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ऋषभ टेबल के नीचे से बड़ी जोर से अनोखी का हाथ दबा रहा था। अनोखी का मन ही जानता है कि उसने कैसे अपनी चीखों को कंट्रोल करके रख रखा है। अनोखी ने ऋषभ की तरफ देख के कहा, राज का से सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है।
उसे लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है बहुत अच्छे से आता है। ऋषभ ने झूठी हंसी से कहा, लेकिन तुम्हें इम्प्रेस करना तो बहुत ही मुश्किल है और ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे को देखी जा रहे थे और उनके बीच कुछ तो ऐसा था जो राज को बहुत ही अजीब लगा। राज ने ऋषभ से कहा, लगता है तुम दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हो। ऋषभ ने मुस्कुरा के कहा, जाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर मेरी माँ की दोस्त की बेटी जो है। राज ने हाँ में सर हिलाया और अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। अनोखी ने धीमी आवाज से ऋषभ से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। ऋषभ ने दबी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया न, तो अब भुगतो। ऋषभ ने अनोखी का हाथ और कस के पकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी जंघों को सहलाने लग गया। अनोखी की सांसें थम गई और दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लग गया। ऋषभ बहुत ही हल्के हाथों से अनोखी की जांघ को सहला रहा था और एक हाथ मारकर उसकी दोनों टांगों को अलग कर दिया और उसकी टांगों के बीच में अपना हाथ रख दिया। अनोखी गहरी सांसें ले रही थी अपने दिल को शांत करने के लिए। ऋषभ ने उसके कान के पास आकर कहा, वैसे तो तुम मुझसे नफरत करने का दावा करती हो लेकिन असलियत में तो तुम गीली हो जाती हो मेरे छूने से। अनोखी ने बहुत ही धीरे आवाज में कहा, प्लीज स्टॉप। ऋषभ के हाथ नहीं रुके और टेबल के नीचे से ही अनोखी के शरीर को रगड़ता रहा वो। अनोखी पसीना पसीना हो गई थी और वो आहें भरना चाहती थी लेकिन राज सामने बैठा हुआ था। अनोखी अपनी शरीर की चाहतों के खातिर हार मान रही थी। ऋषभ भी मदहोश हो चुका था। वो दोनों ही अब अपने होश में नहीं थे, एक दूसरे में खो गए थे जब एकदम से राज ने कहा, अनोखी तुम ठीक तो हो। अनोखी एकदम से होश में आई और उसने बड़ी ही तेजी से ऋषभ का हाथ झटक दिया और चेयर से खड़ी हो गई। अनोखी ने अपना पसीना पूछते हुए कहा, बो आज गर्मी बहुत है न। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, पूरा घर आग से घिरा हुआ है फिर भी तुम्हें गर्मी लग रही है, कहीं ये गर्मी कहीं और की तो नहीं है। ऋषभ के चेहरे पे टैडी हंसी थी और वो अनोखी को छेड़ रहा था। अनोखी ने गुस्से से ऋषभ को देखा लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनोखी बहुत शौक थी, उसे अंदाजा तक नहीं था कि ऋषभ ये सब करने वाला है। अनोखी ऋषभ की हरकत का जवाब दिए बिना नहीं रहने वाली था। चेहरे पे बहुत ही स्वीट सी स्माइल रखे अनोखी ने राज की तरफ देखा और कहा, आज मेरी फ्रेंड मुझे लेने नहीं आ पाएंगी तो क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे। ये सुनकर राज के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। ऋषभ गुस्से से लाल हो गया और उसने चेयर से खड़े होकर कहा, राज तुम ट्रेनिंग के लिए मेरा ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो और मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। राज ने मुस्कुरा के कहा, ऋषभ भाई चिंता मत करो, मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये कहकर राज चला गया और अनोखी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अनोखी ने घर के मेन गेट तक पहुंचकर पीछे मोड़ के देखा और ऋषभ को गुस्से में दंत पिसते हुए देख उसे बहुत ही सुकून मिला। ऋषभ अनोखी को आंखों से डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन अनोखी बाल झटकते हुए चली गई। अनोखी की हरकतों से ऋषभ पूरे तरीके से किलस चुका था। ऋषभ ने अनोखी को जाते हुए देख कहा, अनोखी बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब इस गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें बहुत शौक है न मुझे तरसाने का, अब बस देखती रहो कैसे तुम्हें तुम्हारे घुटने तक ला देता हूँ मैं, बहुत देली तुम्हें प्यार की दुहाई, अब सीधा एक्शन होगा। ऋषभ के चेहरे पे टैडी हंसी आ गई, उसने कुछ बहुत ही भयानक सोच रखा है अनोखी के लिए। एक तरफ ऋषभ गुस्से की आग में जल रहा था और उसके दिमाग में साजिशें चल रही थी तो दूसरी तरफ राज और अनोखी गाड़ी में बैठ गया और चल पड़े कॉलेज के लिए। बस गाड़ी शुरू ही हुई थी कि राज ने अचानक से पूछा, ऋषभ को पसंद करती हो क्या। ये सवाल सुनकर अनोखी दंग रह गई और उसने घबराते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। राज ने सीरियस होकर कहा, मुझे सच सच बताओ तुम्हारा रिश्ता क्या है ऋषभ से। क्या अनोखी और ऋषभ का सच राज के सामने आ जाएगा। ... अनोखी बहुत ज्यादा शॉक हो गई और उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। अनोखी बहुत ज्यादा घबरा गई और राज ने हंसना शुरू कर दिया। अनोखी अभी भी घबराई हुई ही थी जब राज ने कहा, रिलैक्स करो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें छेड़ रहा था। अनोखी की जान में जान आई और उसने गहरी सांस ली। राज ने गाड़ी चलाते वक्त अनोखी की तरफ देख के कहा, वैसे एक बात बताओ ऋषभ तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। अनोखी ने मुंह बना के कहा, वो तो हर दूसरे बंदे से नफरत करता है, इसमें कौन सी नई बात है। राज की हंसी छूट गई और उसने कहा, ये बात तो सही कही तुमने, मैं ऋषभ को सालों से जानता हूँ और मैंने आज तक उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा।
उसके चेहरे पे हमेशा वो स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन रहते हैं। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और पूरे रास्ते राज अनोखी से बातें करता रहा। उन दोनों ने एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझा और ये दूसरे की निजी बातों के बारे में जाना। राज की कंपनी बहुत अच्छी लगती है अनोखी को। वो अब दोनों कल ही मिले हैं लेकिन बहुत जल्द एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं। बातें करते करते कब कॉलेज आ गया पता ही नहीं चला। राज ने गाड़ी साइड में लगा के कहा, ये लीजिए मैडम, आ गया आपका कॉलेज। अनोखी ने अपना बैग उठाया और गाड़ी से बाहर निकलकर राज से कहा, थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए और तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अनोखी के चेहरे पे स्वीट सी स्माइल थी और राज ने मुस्कुरा के कहा, मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगा। अनोखी और राज ने एक दूसरे को बाय किया और अनोखी कॉलेज की तरफ चली गई। कॉलेज में पहले कदम रखते ही अनोखी को पीछे से आवाज आई, क्या बात है आजकल तो मर्सिडीज में आ रही है, आखिर चल क्या रहा है। अनोखी पीछे मुड़ी और उसने देखा कि उसकी दोस्त मालिनी उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके चेहरे पे शरारती वाली हंसी है। मालिनी ने अनोखी ने पूछा, बताना वो हॉट सा लड़का कौन था। अनोखी ने सर हिला के कहा, कोई नहीं था, बस ऐसे ही। ये कहकर अनोखी चल पड़ी और मालिनी ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा, बताना यार, कौन था वो लड़का, काफी हैंडसम। अनोखी ने सर पे हाथ रख के कहा, तू नहीं मानेगी ना। मालिनी ने हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाए और अनोखी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नानी का पोता था वो राज, कल ही अब्रॉड से आया है और मुझमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है लेकिन मन का बहुत ही अच्छा है। मालिनी ने अनोखी को कोनी मारते हुए कहा, यार वैसे तुझमें कुछ तो खास बात है। एक तरफ हैंडसम बिलियनेयर ऋषभ तेरा पति है और दूसरी तरफ ये राज और वो भी अमीर ज्यादा। अनोखी ने मुंह बना के कहा, उस ऋषभ का तो मेरे सामने नाम ही मत ले, उसने मेरी जिंदगी झरनुम बना दी है, एक पल का भी चैन नहीं है मुझे। मालिनी ने हंसते हुए कहा, कुछ भी कह ले लेकिन वो तुझे प्यार बहुत करता है, नहीं तो ऐसी ही पूरे कॉलेज को सर पे नहीं उठाता। ये सुनकर अनोखी के कदम रुक गए और उसने मालिनी की तरफ देखकर सीरियस होकर कहा, ऋषभ प्यार करने के काबिल नहीं बना, उसने उस दिन जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि वो मुझे खिलौना समझता है जिससे उसके सिवा कोई नहीं खेल सकता। मालिनी ने सीरियस होकर कहा, तूने शायद उस दिन उसकी आंखों में ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि कितना प्यार करता है वो तुझसे और जुबां बेशक झूठ बोल देती है लेकिन आंखें कभी धोखा नहीं देती। अनोखी ने मालिनी को उंगली दिखा के कहा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुझे मैं कुछ उल्टा सीधा कहो, इसलिए आज के बाद मेरे सामने उस ऋषभ सिसोदिया की तारीफ कभी मत करियो। मालिनी चुप हो गई लेकिन उसका मन जानता था कि ऋषभ का प्यार झूठा नहीं है और अनोखी आज नहीं तो कल ऋषभ का प्यारा जरूर समझेगी। मालिनी और अनोखी क्लासरूम की तरफ जा रहे थे जब अनोखी ने ध्यान दिया कि सब उसके देख देख कर आपस में बातें कर रहे हैं। अनोखी ने मालिनी से पूछा, ये चल क्या रहा है, ये सब इतना अजीब क्या बिहेव कर रहे हैं। मालिनी ने हंसते हुए कहा, अजीब तो बिहेव करेंगे ही ना, आखिर सबको पता जो चल गया है कि तू फेमस बिलियनेयर ऋषभ सिसोदिया की बीवी है। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा, बस इसी की कमी थी। अनोखी सबको इग्नोर करके क्लासरूम में चली गई और वो और मालिनी एक साथ डेस्क पर बैठ गई। कुछ देर बाद टीचर भी आ गई और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। मालिनी ने अनोखी के कान में फुसफुसा के कहा, तुझे पता है कि ऋषभ इस कॉलेज का ट्रस्टी है। ये सुनकर अनोखी शॉक हो गई और उसने कहा, क्या, ये सब कब हुआ। मालिनी ने दबी आवाज में कहा, जिस दिन ऋषभ ने अमित को मारा उसी दिन ऋषभ ने ये कॉलेज खरीद लिया और सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को उसने धमकी दी है कि अगर किसी ने तेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करी या तुझे परेशान करने की कोशिश करी तो वो छोड़ेगा नहीं। अनोखी ने गुस्से में हाथ भींच के कहा, पता नहीं ये ऋषभ कब चैन से जीने देंगे मुझे। जब दिल्ली में थी तो उसने मुझे खून के आंसू रुलाए और अब भोपाल में हूँ तो यहाँ पर भी मेरा जीना मुश्किल करने आ गया। मालिनी ने धीरे से कहा, इसे रोमांस कहते हैं, कितना रोमांटिक है ऋषभ, काश मुझे भी उसके जैसा रोमांटिक और अल्फा मेल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मालिनी ऋषभ की तारीफ करे जा रही थी जैसे वो उसकी बहुत बड़ी फैन हो लेकिन अनोखी चीर रही थी। एक के बाद एक क्लासेज होती गई और मालिनी हर एक क्लास में अनोखी के दिमाग में बस ऋषभ की बातें ही डाली जा रही थी। कहीं न कहीं ऋषभ का नामा सुनकर अनोखी का दिल भी धड़क रहा था लेकिन उसने अपने आप को थाम रखा था क्योंकि वो ऋषभ पे फिर से भरोसा करने की गलती नहीं कर सकती थी। शाम के 6 बजे सारी क्लासेज खत्म हो गई और अनोखी और मालिनी कॉलेज से बाहर निकल रहे थे जब मालिनी ने काली BMW देख के कहा,
ये रिच यहाँ क्या कर रहा है? अनोखी ने ध्यान से देखा और वो तो राज की गाड़ी थी। अनोखी ने हैरानी से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मालिनी ने एटीट्यूड से कहा, तुझ लेने आया है और क्या? मैंने कहा था कि बहुत लकी है तू। राज ने अपनी गाड़ी का शीशा खोला और दूर से ही अनोखी को हाई करना शुरू कर दिया। अनोखी ने मालिनी से कहा, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। मालिनी ने अनोखी को छेड़ते हुए कहा, हाँ ध्यान से, कहीं तेरा दिल न पिघल जाए इतने हैंडसम लड़के के साथ, और हाँ भूलियो मत कि तू शादीशुदा है। अनोखी ने मालिनी को गुस्से से देखा और मालिनी ने कहा, सॉरी अब नहीं करूँगी, तू जा। अनोखी और मालिनी ने एक दूसरे को बाय किया और अनोखी राज की गाड़ी के पास आ गई और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि तुम घर ले चलो। अनोखी ने ऑकवर्ड होकर कहा, वैसे मैं खुद चली जाती, तुमने क्यों परेशानी ली? राज ने कहा, अरे यार हमें एक ही तो घर में जाना है, फिर क्या फॉर्मेलिटी करना, आओ चली गाड़ी में बैठो। अनोखी को बहुत ही अजीब लग रहा था लेकिन फिर भी वो गाड़ी में बैठ गई। राज ने गाड़ी शुरू कर दी और घर के रास्ते पे ले ली। गाड़ी चलाते हुए राज ने पूछा, आज का दिन कैसा था तुम्हारा? अनोखी कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में राज का फोन बज गया और उसने ब्लूटूथ अपने कान में लगा लिया। राज ने फोन पे कहा, तुम सचहती क्यों नहीं हो यार, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। अनोखी बातों से समझ गई थी कि राज अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। राज ने अपने बालों पे हाथ फेर के कहा, यार हेमा मैं नहीं करता अब तुमसे प्यार क्योंकि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। राज सामने वाले बंदे की बात सुनता रहा और फिर उसने कहा, ठीक है फिर मिलते हैं आज रात को एबोला क्लब में। राज ने फोन काट दिया और अनोखी खिड़की के बाहर देखने लग गई क्योंकि वो राज को ऑकवर्ड नहीं महसूस कराना चाहती थी। राज ने एकदम से साइड में गाड़ी रोक दी। अनोखी ने हैरानी से राज की तरफ देखा और कहा, क्या हो? राज बहुत ही परेशान लग रहा था। उसने अनोखी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड। ये सुनकर अनोखी की आंखें फटी की फटी रह गई और राज उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। क्यों राज अनोखी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? कौन है ये हेमा और क्या होने वाला है एबोला क्लब में? लगता है आज की शाम बहुत बड़ा धमाका लेकर आने वाली है। ... अनोखी राज को हैरानी से देखी जा रही थी और राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बोलो न यार, बनोगी न मेरी गर्लफ्रेंड? अनोखी ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कहे जा रहे हो? अनोखी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने कहा, मैंने तुमसे हंस खेल कर बातें क्या कर ली? तुम्हें लगा कि अब तो मैं तुम्हारी हो गई हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं कोई ऐसी वैसे लड़की नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या ही दोष देना, गलती मेरी ही है जो एक अनजान आदमी से मैंने इतनी बातें करी। ये सब कहकर अनोखी ने गुस्से में कार का दरवाज़ा खोला और बस बाहर निकलने ही वाली थी कि राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है। राज अपनी बात कह रहा था जब अनोखी ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं तुम्हें एकदम सही समझ रही हूँ, तुम जैसे रईस जादों से और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है, तुम लोगों को तो बस औरतों के जज्बातों के साथ खेलना आता है। अनामही बोले ही जा रही थी और राज की एक भी बात सुन को तैयार ही नहीं थी। राज ने गुस्से में गहरी सांस ली और एकदम से अनोखी के मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, अब एक शब्द भी मत कहना, मैं कहूँगा और तुम सुनो। राज ने अनोखी के मुंह पर कस के हाथ रख रखा और अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राज अनोखी के पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें सच की गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं बल्कि बस एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ। ये सुनकर अनोखी और भी शौक हो गई और उसने राज का हाथ झटक दिया और कहा, नकली गर्लफ्रेंड? राज ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हेमा बहुत ही चेप औरत है, मैंने बहुत कोशिश करी उससे पीछे छुटवाने की, लेकिन उसने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मैं जहाँ जाता हूँ वो वही आ जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नकली की गर्लफ्रेंड बनो। अनोखी शौक थी और उसने कहा, लेकिन उससे क्या होगा? राज ने मुस्कुरा के कहा, जैसे ही हेमा को लगेगा कि मेरी जिंदगी में कोई है, वो वैसे ही मुझसे सुर हो जाएंगी और मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा प्लान है, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। राज की बातें सच्ची लग रही थी लेकिन फिर भी अनोखी कंफ्यूज थी। अनोखी सोच रही थी क्या करना है और इधर उधर देख ही रही थी कि अनोखी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे इरादे कोई बुरे नहीं है। राज इतनी तरस भरी नजरों से देख रहा था कि अनोखी से रहा नहीं गया और उसने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ।
ये सुनते ही राज ने अनोखी को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था तुम मुझे मन नहीं करूंगी। क्या अनोखी बन पाएंगी राज की नकली गर्लफ्रेंड? तारांकन राज ने अनोखी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस ली और अनोखी पास वाले रेस्टोरेंट में चली गई कपड़े बदलने के लिए। राज गाड़ी के पास खड़े होकर अनोखी का इंतजार कर रहा था और बार बार फोन की तरफ देख रहा था। राज ने बस नजरें घुमाई ही थी कि उसने दूर से देखा कि अनोखी अपनी छोटी सी ब्लैक ड्रेस में चलती हुई आ रही है, कमर मटकाते हुए। राज का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया और अनोखी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी हर एक अदा बहुत ही खूबसूरत। राज अनोखी की हर एक अदा को देख रहा था। जब अनोखी उसके पास आकर खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस को नीचे खींचते हुए उसने कहा, ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? अनोखी बार बार अपनी ड्रेस को नीचे खींच रही थी और राज ने कहा, ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है और तुमने पहन रखी है तो और भी परफेक्ट है। राज तो जैसे अनोखी की खूबसूरती में खो ही गया था और उसको देखी जा रहा था। अनोखी ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर कहा, अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या फिर चलोगे भी? राज एकदम से होश में आया और उसने अनोखी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अनोखी फटाफट गाड़ी में बैठ गई और राज भी ड्राइविंग सीट पे आ गया। राज की धड़कनें अनोखी को देखकर बहुत तेज चल रही थी। ये तो उसका मन ही जानता था कि उसने कैसे गाड़ी शुरू करी है। पूरे रास्ते बस खामोशी थी और राज बार बार अनोखी का दीदार कर रहा था चुपके से। आधे घंटे में वो दोनों बला क्लब पहुंच गए। राज पहले गाड़ी से बाहर निकला और फिर जेंटलमैन की तरह उसने अनोखी के लिए दरवाज़ा खोला और अनोखी राज का हाथ थामकर गाड़ी से बाहर आया। राज ने अनोखी का हाथ कस के पकड़ा और कहा, तो फिर चले अंदर गर्लफ्रेंड। राज ने अनोखी को हंसते हुए आंख मारी और अनोखी ने भी आंख मारते हुए कहा, हाँ चलते हैं बॉयफ्रेंड। राज और अनोखी हाथों पे हाथ लिए एबुला क्लब के अंदर चले गए और जैसे ही उन दोनों ने क्लब में पहला कदम रखा, लाउड म्यूजिक उनके कानों में गूंजने लग गया। लोग मस्ती में झूम रहे थे बिना किसी परवाह के और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। राज ने अनोखी के कानों के पास आकर कहा, हाँ ना, पार्टी बहुत ही हैपनिंग। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया ही था कि पीछे से राज के कमर को किसी ने कस के पकड़ लिया और कहा, आई लव यू बेबी। अनोखी और राज पीछे हुए और राज ने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने से दूर करके कहा, प्लीज हेमा, मेरी गर्लफ्रेंड है, अब तो जरा संभल के। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की राज के सामने खड़ी थी और उसे देखते ही अनोखी के चेहरे का रंग ही बदल गया। राज ने अनोखी की कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा और कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है अनोखी। उस लड़की ने हैरानी से कहा, तुम राज की गर्लफ्रेंड हो? लेकिन तुम तो उस आदमी की पत्नी थी न, जिसे मैं उस दिन घर लेकर आई थी। कौन है ये लड़की जिसे अनोखी और ऋषभ के रिश्ते का सच पता है? अनोखी के सामने जी लड़की खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी को उस दिन ऋषभ का शराब के नशे में घर लेकर आई थी और अनोखी ने उसे कोई बार डांसर समझ लिया था। अनोखी बहुत हैरान थी कि ये लड़की राज की गर्लफ्रेंड है। हेमा ने अनोखी को देखकर कहा, बताओ न, जब तुम उस आदमी की बीवी हो तो राज को क्यों घुमा रही हो? अनोखी एकदम चिप हो गई, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। राज ने अनोखी की कमर पर हाथ रख के कहा, हेमा, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। हेमा ने गर्दन हिला के कहा, मैं एकदम सही कह रही हो, उतना बड़ा धोखा मुझे नहीं हो सकता। राज ने हेमा की बात को सच नहीं माना और कहा, प्लीज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई भी बात नहीं सुनी। राज बहुत ही प्रोटेक्टिव बन रहा था अनोखी के लिए, लेकिन अनोखी वहां खड़ी खड़ी पसीना पसीना हो रही थी। राज को ऐसे देखकर हेमा चुप हो गई, लेकिन वो समझ गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। हेमा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, राज तुम सही कह रहे हो, लगता है सच में ही मैंने की ज्यादा ही शराब पी ली तभी ऐसी बातें कर रही हूं मैं। हेमा ने अनोखी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम प्राइवेट स्पेस में बैठते हैं, यहाँ ठीक से बात नहीं हो पाएंगी। हेमा, अनोखी और राज ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए और एक लाउंज में जाकर बैठ गए जहां पर रेड कलर की लाइट्स जल रही थी। हेमा ने राज ने पूछा, अच्छा तो कब से चल रहा है ये रिलेशन तुम्हारा? राज ने अनोखी का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, हम 2 सालों से एक साथ हैं और आपस में बहुत ही खुश है। हेमा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओगे तुम? राज सोफे से खड़े होकर बार काउंटर की तरफ चला गया और उसके जाते ही हेमा ने मुंह बनाकर अनोखी से कहा, तुम राज को भले ही धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम वो रात वाली लड़की ही हो। अनोखी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
अनोखी का अपनी बात भी पूरी नाहज करने दी और हेमा ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे राज को फंसाता ही हो, लेकिन तुम देखना, ये रात खत्म होने से पहले पहले मैं तुम्हारा असली चेहरा राज के सामने ले होंगी। हेमा के चेहरे पे खुराफाती हंसी आ गई और अनोखी ने मन ही मन कहा, यार ये मैं कहाँ फंस गई। अनोखी हेमा लो समझाने ही वाली थी कि इतने में राज वापस आ गया, कोल्ड ड्रिंक वाला गिल्स लेकर, और दोनों लड़कियों के सामने उसने ग्लासेज रख दिए। राज ने अनोखी का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपने करीब करते हुए हेमा से कहा, क्या बातें हो रही थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और नई गर्लफ्रेंड में। हेमा ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड में कोई तो बात है। राज ने अनोखी के गालों पर किश करते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड है, कीच तो खास होगा ही ना। राज का यूं एकदम से किश कर देना अनोखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कुछ नहीं कहा। अनोखी को ऋषभ की आदत थी, उसे सिवा उसे कोई भी लड़का छुए ये उसको बर्दाश्त नहीं। अनोखी जबरदस्ती राज कर साथ हंसने का नाटक कर रही थी जब उसका फोन बजा। हेमा और राज बातें कर रहे थे बाइट हुए दिनों की, और अनोखी ने अपना फोन पर्स से निकाल कर मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आई अभी तक? अनोखी, मैं तुम्हें वार कर रहा हूँ, अगर तुम उस राज के साथ हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक के बाद एक ऋषभ का मैसेज आ रहा था और अनोखी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अनोखी ने ऋषभ के सारे मैसेज को इग्नोर कर दिया और फोन बैग में रखने वाली ही थी कि फिर से ऋषभ का एक मैसेज आया, बता मुझे कहाँ हो तुम? आई स्वेयर अनोखी, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनोखी को ऋषभ के मैसेज पढ़कर बहुत ही घबराहट हो रही थी और फिर से एक मैसेज आया, तुम जहाँ कहीं भी हो तैयार रहो क्योंकि तुम्हारा पति लेने आ रहा है तुम्हें। अनोखी की सांसें तेज हो गई और इससे पहले ऋषभ का और कोई मैसेज आता अनोखी ने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। राज ने अनोखी ने कहा, क्या हुआ बेबी, सब ठीक तो है न? अनोखी ने झूठी मुस्कान से कहा, हाँ। हेमा ने अनोखी को छेड़ते हुए कहा, कहीं किसी खास का मैसेज तो नहीं आया था? अनोखी वैसे ही पसीना पसीना हो रही थी और अनोखी की बातों से वो और डर गई। राज ने प्यार से अनोखी के कंधे पे हाथ रखे कहा, अनोखी की जिंदगी का सबसे खास बंदा मैं ही हूँ और कोई नहीं। अनोखी को कोई सोच नहीं थी कि क्या हो रहा है, उसकी आंखों के सामने तो बस ऋषभ की दी हुई धमकियां घूम रही थी। आधे घंटे बाद अनोखी को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और उसने सोफे से उठकर कहा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अपने आप को एक्सक्यूज करके अनोखी चली गई और वॉशरूम ढूंढने लग गई जब अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अनोखी ने अपने कदम तेज कर लिए लेकिन उसके पीछे अभी भी कोई था। अनोखी की धड़कनें तेज हो गई, कौन है जो अनोखी का पीछा कर रहा है? डॉट 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 डॉट। अनोखी तेज तेज कदमों से भाग रही थी जब पीछे से एक हाथ आया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनोखी बहुत ज्यादा डर गई अपन सामने एक अनजान आदमी को देखकर। वो आदमी हत्ता कट्टा था और उसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग के कपड़े पहन रखे। उस आदमी ने अनोखी को बहुत कस के पकड़ रखा था और अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अनोखी झांकती रही लेकिन उस आदमी के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अनोखी घबराते हुए इधर उधर देख रही थी लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था और वहां आहूत अंधेरा भी था। उस आदमी ने अनोखी का कंधा पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और कहा, आपको सर ने बुलाया है। अनोखी ने डरते हुए कहा, कौन से सर, मैं नहीं जानती किसी को भी। उस आदमी ने अनोखी की एक नहीं सुनी और उसे कंधे से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अनोखी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई बचाओ मुझे। अनोखी बहुत जोर से चिल्ला रही थी और अपनी टांगों से उस आदमी को मार रही थी लेकिन वो आदमी तस से मांस नहीं हुआ। वो काले कपड़े पहने हुए आदमी अनोखी को लिफ्ट में लेकर चला गया और उसे कस के पकड़ लिया। अनोखी ने घबराते हुए कहा, देखो मैं नहीं जानती तुम्हें, प्लीज जाने दो मुझे। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और लिफ्ट टॉप फ्लोर पे आ गई। उस आदमी ने अनोखी को एकदम से गोदी में उठा लिया और कहा, सर आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको और इंतजार कराना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। अनोखी हैरान थी कि कौन है ये सर। अनोखी की सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो हवा में अपने हाथ पैर मार रही थी। उस आदमी ने अनोखी को जबरदस्ती उठाया और उसे एक कमरे में ले गया जहां गुप्त अंधेरा था। अनोखी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और खून बहुत तेजों से रगों में भाग रहा था। अनोखी सारी तरफ हैरानी से देख रही थी और उसने घबराते हुए कहा,
ये तुम कहाँ लेकर आ गए हो मुझे? अनोखी अंधेरे में बहुत देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे झट से अपनी गोदी से उतार दिया और उसको धक्का देकर कमरे से बाहर चला गया। अनोखी भी उसके पीछे भागी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस आदमी ने कमरे का बाहर से लॉक लगा दिया था। अनोखी दरवाजे पर बार बार नॉक कर रही थी, प्लीज कोई दरवाज़ा खोलो। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए चिल्ला रही थी जब उसके पीछे से एक आवाज़ आई, क्या हुआ, बहुत डरी हुई लग रही हो तुम। ये आवाज़ सुनकर अनोखी की चीखें दब गई और उसने कहा, ऋषभ। अनोखी को कुछ दिख नहीं रहा था, सारी तरफ बहुत ही अंधेरा था, लेकिन वो महसूस कर पा रही थी ऋषभ की सांसों को। ऋषभ ने कहा, खुशी हुई मुझे कि कम से कम तुम मेरी आवाज़ तो पहचानती हो। अनोखी ने अंधेरे में इधर उधर देखकर कहा, ये क्या भद्दा मजाक है, कहाँ हो तुम और मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? सामने आओ मेरे। ऋषभ ने अरोगंट होकर कहा, ठीक है जैसे तुम चाहो। इतना कहते ही एकदम से लाइट ऑन हो गई। पूरे कमरे में धीमे धीमे येलो कलर की लाइट थी और सामने ऋषभ खड़ा था। अनोखी ऋषभ का ये रूप पहली बार देख रही थी। आंखें एकदम लाल, नसें गले में साफ चमक रही थी और होठ गुस्से में कुलमुला रहे थे। अनोखी बहुत ज्यादा डर गई। उसके मुंह से आवाज थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋषभ धीरे धीरे कंधों से आगे बढ़ता गया और अनोखी की धड़कनें बढ़ती गई। ऋषभ ने अनोखी की तरफ आते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए लेकिन तुम एक का भी जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे ऋषभ आगे बढ़ रहा था अनोखी अपने कदम पीछे ले रही थी। ऋषभ ने अनोखी के बहुत करीब आकर कहा, बोलो ना अनोखी, कहा थी तुम जो मेरा जवाब नहीं दे पाई। ऋषभ ने अनोखी को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और कहा, तुमसे पूछ रहा हूं मैं कुछ, जवाब क्यों नहीं देती? ऋषभ की आवाज़ बहुत ही डेंजरस लग रही थी और अनोखी ने हकलाते हुए कहा, वो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ऋषभ ने गुस्से में मुट्ठी भींची और दीवार पे जोर से घुसा मार दिया। अनोखी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाने लगी हुए ऋषभ ने उसके होठों पे उंगली रख ली और कहा, अब एक भी आवाज़ तुम्हारे मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनोखी डर के मारे चुप हो गई और ऋषभ ने साइको की तरह उसके बालों को सहला के कहा, झूठ तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, इसलिए आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे सच बताओ। अनोखी चुप थी और गहरी सांसें ले रही थी जब ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, बताओ मुझे। अनोखी ने डरते हुए कहा, वो मैंने जानबूझकर फ़ोन स्विच ऑफ किया था ताकि तुम मुझे मैसेज मत करो। ये सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लग गया और अनोखी और भी ज्यादा डर गई। ऋषभ ने अनोखी की थोड़ी गुस्से से पकड़ ली और गुस्से में कहा, अपने पति को इग्नोर करके दूसरे मर्दों के साथ घूमते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? ऋषभ अनोखी के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और इतने करीब था कि उन दोनों के बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही थी। अनोखी ने ऋषभ के सीने पे हाथ रख के कहा, तुम बहुत गुस्से में हो, हम घर जाकर बात करेंगे। अनोखी ऋषभ को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषभ था कि तस से मस नहीं हुआ। वो अनोखी को गीद की तरह देख रहा था और उसने कहा, आज न तो तुम घर जाऊंगी और मैं। ये सुनकर अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ऋषभ ने हंसते हुए अनोखी से एक कदम दूर लिया और एक ताली बजे। ऋषभ की ताली बजाते ही फिर से पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और लेकिन कमरे के एक कोने में बड़ा सा बेड लगा हुआ था। अनोखी सब कुछ हैरानी से देख रही थी जब ऋषभ ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, ये बिस्तर खास मैंने तुम्हारे लिए लगवाया है। ये सुनकर अनोखी शॉक हो गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो ऋषभ, प्लीज मुझे नीचे उतारो। अनोखी बहुत बुरे तरीके से झटपटा रही थी, लेकिन ऋषभ के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं था और उसने अनोखी को ले जाकर बेड पर पटक दिया। ऋषभ ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है न कि पराए मर्दों के साथ घूमने, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें आज एहसास होगा कि पति से बड़ा कोई नहीं होता। ऋषभ बहुत ही गुस्से में था और उसने अपनी शर्ट उतार कर कोने में फेंक दी और अनोखी के पास आ गया। ऋषभ औखी के ऊपर आकर उसके टॉप की चेन की सतह खेलने लगा। अनोखी ने डरते हुए ऋषभ के सीने पे हाथ रख कर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऋषभ ने एक झटके में अनोखी का टॉप बीच में से फाड़ दिया और कहा, मेरा दिमाग खराब करने के पीछे तुम ही हो। अनोखी की सांसें अटक गई, उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। एक ही झटके में जैसे सब कुछ बदल गया उसके लिए। अनोखी ने अपने सीने पे हाथ रख लिए अपने जिस्म को छुपाने के लिए और कहा, होश में आओ ऋषभ, ये क्या पागलपन है?
अनोखी अपनी इज्जत छुपाने के बेड से उठने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बेड पर फिर से धक्का दे दिया। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और डर के मारे दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो ऋषभ नहीं बल्कि एक हैवान खड़ा था जिसे सही और गलत की कोई समझ नहीं थी। ऋषभ ने अनोखी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनोखी ने रोते हुए चिल्ला कर कहा, प्लीज ऋषभ, तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। अनोखी चिल्ला रही थी, बिलका बिलका कर रो रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बेहरमी से अनोखी के जिस्म पर अपने हाथ चला रहा था। अनोखी ने रोते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो रुक जाओ, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। ये सुनकर ऋषभ रुक गया और अनोखी के दिल को सुकून मिला। ऋषभ ने अनोखी की गर्दन से अपना सर ऊपर किया और अनोखी की आंखों में देखने लगा। अनोखी ने रोते हुए कहा, तुम तो कहते हो ना कि तुम प्यारा करते हो मुझसे, तो क्यों मुझे बर्बाद करना चाहते हो। अनोखी आंखों से ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन ऋषभ की आंखों में कोई भी भावनाएं दिखाई नहीं दे रही थी। अनोखी ने ऋषभ के गालों पे प्यार से हाथ लगाया और कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में शुरुआत से ही कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम दोनों इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये हैवानियत मत करो, नहीं तो हमारे मिलने के सारे रास्ते अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अनोखी उम्मीद भरी नज़र से ऋषभ की तरफ देख रही थी और कुछ पल के लिए ऋषभ भी बहक गया था। अनोखी प्यार से ऋषभ के गालों को सहला रही थी, लेकिन इससे पहले ऋषभ बहक पाता उसकी आंखों के सामने राज का चेहरा याद आ गया। ऋषभ ने बड़ी ही बेहरमी से गुस्से में अनोखी का हाथ झटक दिया और उस पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इन किसी भी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अब इन बातों पर मैं नहीं आ सकता। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि तुम यहाँ पर राज के साथ आई हो और उसकी गर्लफ्रेंड बनके यहाँ मजे लूट रही हो। अनोखी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अनोखी अपना सच साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषभ को उस पर जरा सा भरोसा नहीं कहा और अपने होठों पे उंगली रख के कहा, शुश, अब एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम थोड़े से आंसू बहाओगी और मुझे प्यारा का वास्ता दूंगी और मैं पिघल जाऊंगा, लेकिन मैं भी ऋषभ सिसोदिया हूँ और अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक लड़की मुझे पागल बना जाएगी। ये कहते ही ऋषभ ने अनोखी की पैंट का बटन खोल दिया और अनोखी की सांसें अटक गई। वो समझ चुकी थी कि आज उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऋषभ ने अनोखी की ठोड़ी पे हाथ रखा और कहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं का मजाक बनाकर ठीक नहीं किया। मैं तो तुम्हें सरहकों पर बिठाना चाहता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी औरत कभी किसी की हो ही नहीं सकती। अनोखी बेबसी से ऋषभ को देख रही थी, लेकिन ऋषभ को अपने गुस्से और जुनून में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऋषभ ने अनोखी के बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और आने होठों के करीब लाकर कहा, तुम शायद भूल चुकी हो कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा आज की, चाहे ज़माना कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन बीवी हमेशा पति के नीचे ही होती है। ऋषभ की आंखों में एक अलग ही हैवानियत दिखाई दे रही थी। अनोखी गिड़गिड़ा रही थी, अपना स्काह साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके होठों को रगड़ते हुए कहा, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हारे पति का नाम ऋषभ सिसोदिया है। अनोखी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन ऋषभ ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। उद्धरण। अनोखी ऋषभ के सीने पर घुसा मार रही थी, लेकिन ऋषभ के सर पर जुनून सवार हो गया था अनोखी को अपनाने का। ऋषभ एक ही झटके में अनोखी के सारे कपड़े उतार के फेंक दिए और उसके साथ एक ही बिस्तर पर हमबिस्तर हो गया। कभी उसके होठों को कटता तो कभी उसके पूरे शरीर पर अपने निशान छोड़ देता। ऋषभ अनोखी के बदन को बहुत बुरी तरीके से रगड़ रहा था, जैसे वो अपना गुस्सा निकल रहा हो। अनोखी ने रोते हुए कहा, रुक जाओ किस ऋषभ, अभी भी मौका है। ऋषभ ने अनोखी की कमर को पकड़कर अपने जिस्म से पूरे तरीके से चिपका लिया और कहा, मैं नहीं रोकूंगा, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें हाथ लगाने का मुझे पूरा हक है और ये हक मुझे कोई नहीं छीन सकता। ऋषभ अनोखी की लाख चीखों और आंसुओं की दहाड़ों के बाद भी उसके साथ हमबिस्तर हो गया। कुछ देर बाद अनोखी ने भी हार मान ली और ऋषभ को अपने शरीर के साथ नामनाई करने दी। अनोखी चुपचाप लेटी हुई थी जैसे वो कोई लाश हो और ऋषभ उसके साथ अपनी हसरतें परूई कर रहा था और उसके होठों पर बस एक ही बात थी, तुम बस मेरी हो और तुमसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। ऋषभ ने तो जैसे रट सी लगा ली हो और उस रात उसको नींद नहीं आई, क्योंकि उसका बस एक ही मकसद था, अनोखी के जिस्म आत्मा पर अपना नाम लिखना।
अनोखी की एक आंख से साइड से आंसू बह गया और देखते ही देखते उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। कल सुबह क्या होगा? क्या ऋषभ को अपनी गलतियों का एहसास होगा या फिर अपने जुनून में उसको अपनी गलती भी सही लगेगी? तारांकन। अगली सुबह अनोखी बस आंखें खोलकर लेटी रही और अपनी किस्मत को कोस रही थी। आधे घंटे बाद ऋषभ भी अंगड़ाइयां लेते हुए खड़ा हुआ। अनोखी को अपने साथ बिस्तर पर देखकर ऋषभ को सुकून मिला। उसने अनोखी की कमर पर हाथ रखा और कहा, आज की सुबह कितनी सुंदर है। आज हमेशा के लिए तुम मेरी हो गई और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, यहाँ तक कि कपड़ों की दीवार भी नहीं है हमारे बीच। ऋषभ ने अनोखी के शरीर पर अपने दांतों के निशान देखकर कहा, ये निशान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ये निशान साक्षी है हमारे प्यार के। अनोखी के कोई जवाब न देने पर ऋषभ चीर गया कर उसने जोर से अनोखी का मुंह पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम हो कि गुमसुम हो। अनोखी अभी भी चुप थी और कल रात के बारे में सोच रही थी जब ऋषभ ने गुस्से में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें अपने आशिक राज की याद आ रही है। ये सुनने के बाद भी अनोखी चुप थी और ऋषभ का गुस्सा और बढ़ गया। कब टूटी गई अनोखी की चुप्पी? कब वो अपने दर्द बयां करेगी और कहीं फिर से ऋषभ का गुस्सा उसके प्यार को तबाह न कर दे। डॉट 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 डॉट। गुस्से से ऋषभ को देखे जा रही थी और उसने आंखों में आंसू भर के कहा, मैंने आज तक थम जैसा बेगैरत आदमी नहीं देखा है। ऋषभ ने अनोखी का मुंह जोर से दबा के कहा, अच्छा तो मैं बेगैरत हूँ लेकिन तुम्हारा क्या जो पति होते हुए भी किसी और के साथ घूम रही थी? अनोखी ने चिल्ला कर कहा, नहीं घूम रही थी मैं किसी के साथ, राज की बस मदद करने आई थी लेकिन तुमने एक गलतफहमी में सब कुछ तबाह कर दिया। अनोखी अपने सर पे हाथ रखकर रो रही थी और ऋषभ ने अर्रोगेंट होकर कहा, बस करो ये रोना, मैं तुम्हारे आंसुओं में नहीं आने वाला। अनोखी चाहे कुछ भी कह ले लेकिन ऋषभ हंस पर भरोसा करने के लायक ही नहीं था। ऋषभ बेड से उठा और उसने कहा, कल रात बहुत ही अच्छी थी, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर ऋषभ अपने कपड़े पहनने लगा और अनोखी भी दर्द में कुलमुलाते हुए बेड से उठी और उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा फटिया आदमी नहीं देखा। कल तुमने मेरा रेप किया और आज तुम्हारे चेहरे पे शिकन तक नहीं है। अनोखी का पूरा शरीर दर्द कर रहा था, सिर्फ वो ही जानती थी कि वो कैसे डट कर खड़ी थी। ये सुनकर ऋषभ पीछे मुड़ा और अनोखी की तरफ एक एब्रो ऊपर करके उसने कहा, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो। अनोखी ने लड़खड़ाते हुए ऋषभ की तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा, एक बार क्या 100 बार बोलूंगी मैं कि तुमने रेप किया है मेरा। जबरदस्ती तुमने मेरे जिस्म को रोंदा है सिर्फ और सिर्फ अपनी हसरत मिटाने के लिए। ऋषभ ने पहले तो अनोखी को गुस्से से देखा और फिर अचानक से जोर जोर से हंसने लग गया। अनोखी भी हैरान थी कि ऋषभ का ये दोहरा चेहरा देखकर। ऋषभ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, तुम भी कितनी भोली हो, पति पत्नी के संबंध को रेप का नाम दे रही हो। अनोखी ने चिल्ला कर कहा, कैसे पति पत्नी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ऋषभ ने टेढ़ी हंसी से कहा, तुम्हारे नफरत करने से क्या ही होगा, सच तो नहीं बदल जाएगा न कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। अनोखी ने सर हिला के कहा, मैंने तुम जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा है। मैंने सोचा था कि भले ही तुम में लाख बुराई हो लेकिन तुम्हें औरत की इज्जत की मर्यादा है, लेकिन मैं गलत निकली, लगता है तुम्हारा तो खून ही गंदा है। ये सुनकर ऋषभ एकदम से बौखला गया और उसने अनोखी की गर्दन पकड़कर उसे दीवार की तरफ धक्का देकर कहा, वार्निंग दे रहा हूँ अनोखी, मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऋषभ गुस्से से अनोखी को देख रहा था और अनोखी ने भी उसकी बराबरी करके कहा, जो सच है वो सच है, लगता है तुम्हारे बाप ने भी वही किया होगा तुम्हारी माँ के साथ जो तुमने मेरे साथ किया है। अनोखी ने अनजाने में ही ऋषभ की दुखती रग पे हाथ रख दिया था और ऋषभ बहुत बुरी तरीके से बौखला गया। उससे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनोखी को जोर से थप्पड़ लगा दिया। अनोखी सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी और उसकी आह निकल गई। अनोखी बहुत दर्द में थी लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऋषभ की पलट के देख के कहा, सच हमेशा कड़वा ही होता है। ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था और उसने अनोखी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए और उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती खड़े करके कहा, तुम्हारी हरकतें देखकर मन कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लो, लेकिन तुमसे प्यार इतना करता हूँ कि तुम्हारी लाख बदतमीजियों के बाद भज तुम्हें माफ कर देता हूँ। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, माँ ही करते तुम मुझसे प्यार, बस ये दिखावा है तुम्हारा, क्योंकि अगर मुझसे सच में प्यार करते न तो मेरी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं करते। अनोखी की आंखों से आंसू बहने लग गए।
इस वक्त उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ऋषभ आज भी था। वो ऋषभ में नफरत करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, ये दिल किसी की सुनता थोड़ी है। अनोखी के आंसू देखकर ऋषभ का दिल पिघल गया और उसने अनोखी के आंसू पूछ के कहा, मेरे प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा अनोखा है, लेकिन ये बात सच है कि मुझे तुमसे बेपनाह प्यार है। ऋषभ की आंखों में फिर से वही पागलपन। अनोखी थक चुकी थी ऋषभ से, वो उसको कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन कोई फायदा नहीं था। ऋषभ को अपनी गलती दिखाई ही नहीं दे रही थी। अनोखी ने हाथ जोड़ के कहा, प्लीज मुझे घर ले चलो, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे और सहा नहीं जा रहा। अनोखी बहुत बेबस लग रही, वो बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऋषभ की मनमाइटी के सामने हार गई वो। ऋषभ ने अनोखी के आंसू पूछे और कहा, जल्दी से कपड़े पहनो, मैं घर ले चलता हूँ तुम्हें। ऋषभ को अनोखी की चिंता भी थी लेकिन उसके प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा अलग था। अनोखी ने ऋषभ के साथ बातचीत करने में जरा सा भी वक्त जाया नहीं किया और अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अनोखी के शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं था जो दर्द न कर रहा हो। कपड़े पहनने के बाद अनोखी बेबाद एक कदम लिया ही था कि उसका कदम लड़खड़ा गए और इससे पहले वो गिर पाती ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऋषभ ने अनोखी को गोद में उठा लिया और कहा, मैं हूं ना। ये कहकर ऋषभ अनोखी को गोद में उठाकर क्लब से बाहर लेकर गया। अनोखी बस ऋषभ को देखी जा रही थी इमोशनल होकर। अनोखी ऋषभ को पहचान ही नहीं पा रही थी कि वो किस तरह का आदमी है। एक तरफ उसको दर्द देता है और दूसरी तरफ उसी दर्द में मलहम भी लगाता है। ऋषभ ने अनोखी को प्यार से गाड़ी में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पे आकर गाड़ी तेजी से चलाने लगा। अनोखी बस बेजान लाश की तरह गाड़ी में लेती हुई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही पल में उसके लिए सब खत्म हो गया। गाड़ी चलती रही और ऋषभ और अनोखी के बीच में सिर्फ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद ऋषभ से अनोखी की ये खामोशी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अनोखी का सर पर हाथ लगा के कहा, तबीयत ठीक है न तुम्हारी? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है न? अनोखी ने बोना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्या बात है, दर्द देने वाला हज दवा की बात कर रहा है। अनोखी ने ऋषभ का हाथ अपने माथे से झटक दिया और कहा, तुम्हें जितना करना था तुम कर चुके हो, अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ऋषभ चुप हो गया और तेजी से फिर से गाड़ी चलाने लगा। अनोखी की खामोशी ऋषभ को मार रही थी लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा था कि इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में घर आ गया और ऋषभ पहले गाड़ी से बाहर निकला और फिर अनोखी की साइड जाकर उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसे फिर से गोदी में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। अनोखी ने डरते हुए कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं चली जाऊंगी। ऋषभ ने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, नहीं। अनोखी ने चिल्लाकर कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो, नानी देख लेगी हमें ऐसे। ऋषभ ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पता, अपनी बीवी को गोद में उठाना कोई गलत काम नहीं है। अनोखी के लाख कहने के बाद भी ऋषभ ने उसे नहीं उतारा और कमरे में ले जाने लगा। सुबह के 8 बज रहे थे इसलिए नानी सो रही थी और ऋषभ आराम से अनोखी को उसके कमरे तक ले गया और आराम से बेड पर बिठा दिया। ऋषभ ने अनोखी के सर पर हाथ फेर के कहा, तुम आराम करो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अनोखी ने दुखी होकर कहा, तुम किस मिट्टी के बने हो, मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद भी तुम क्यों शर्म नहीं आ रही? ऋषभ ने अनोखी की बातों को अनदेखा कर दिया और कहा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ये कहकर अनोखी को इग्नोर करके ऋषभ पीछे मुड़ा जाने के लिए, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़ के कहा, और हाँ, उस राज से दूर रहना। राज का नाम आते ही ऋषभ की आंखों में गुस्सा आ जाता है। अनोखी ने पूछा, क्यों, तुम फिर से मेरे साथ करोगे क्या? ऋषभ ने बिना हिचकिचाहे कहा, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो, और हाँ, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरा पति धर्म था और चाहे तुम कुछ भी कह लो लेकिन सच को नहीं बदल सकती। जब हमारे बीच में कल हुआ वो एक आम बात थी। ये कहकर ऋषभ चला गया और अनोखी फुट फुट कर रोने कही। अनोखी ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं किस किस्म की लड़की हूँ, इस आदमी ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया लेकिन फिर भी मैं इससे प्यार करती हूँ। इसने मेरी अब्रो छीन ली लेकिन फिर भी मैं इससे प्यार करती हूँ। अनोखी की जिंदगी में बहुत बड़ी कश्मकश थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी ऋषभ से नफरत करने की, लेकिन उसका एक कमबख्त दिल बीच में आ गया। अनोखी बार बार अपना माथा पिट रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। ऐसे करते करते अनोखी की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पूरे दिन अनोखी कमरे में अकेली रही। उसने न कीड़ी से बात की और न ही वो नीचे गई।
शाम का वक्त था। अनोखी बेजान कमरे में पड़ी हुई थी जब अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। अनोखी को आंखें तो खोली हुई थी लेकिन उसे होश ही नहीं था कि उसके कमरे में कौन आया। अनोखी जमीन पर ही लेटी हुई थी, एक छोटे बच्चे की तरह सिकुड़कर, जब उसे एक आवाज़ आई, अनोखी। ये आवाज़ सुनकर अनोखी एकदम से चौंक गई और ज़मीन से खड़े होकर उसने कहा, तुम क्या कर रहे पर? जाओ यहाँ से जल्दी, इससे पहले ऋषभ तुम्हें देख ले। सामने राज खड़ा था और हैरानी से अनोखी को देख रहा था। राज अनोखी की तरफ बढ़ा और उसने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? कल मैं पूरी पार्टी में तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम्हारा आता पगा कहीं कहीं था। राज अनोखी की तरफ बढ़ता जा रहा था। अनोखी लड़खड़ाते हुए जमीन से खड़ी हुई और उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अनोखी बहुत ज्यादा बौखला गई थी और राज को धक्का देने लगी, जाओ यहाँ से। अनोखी की हालत साफ बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी गर्दन पर किसी के चूमने और काटने के निशान थे और उसके लड़खड़ाते हुए कदम सब बता रहे थे। राज ने परेशान होकर अनोखी का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ है तुम्हारे? सतह बताऊंगी मुझे। क्या जो मैं समझ रहा है वही हुआ है? ये सुनकर अनोखी की आंख में आंसू आ गए और भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई। राज का भी दिल खुल गया अनोखी की हालत के बारे में जानकर। अनोखी को सहारे की जरूरत थी और उस कमजोर पालों में वो राज के गले लग गई और रोकर कहने लगी, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में, और दुख की बात तो ये है कि इतनी बेइज्जती और दरिंदगी के बाद भी मैं उस आदमी से बेइंतहा प्यार करती हूँ। अनोखी फुट फुट कर रो रही थी और राज ने अनोखी के कंधे पे हाथ लगाकर उसे अपने से दूर किया और उसके आंसू पूछ के गुस्से से किया, किसने की है तुम्हारी ये हालत? कौन है वो हैवान जिसे अपना दिल दे बैठी तुम? मुझे बस नाम बताओ उसका। हमेशा फन लोविंग रहने वाला राज आज बहुत गुस्से में था। अनोखी बस कुछ कहने ही वाली थी कि उसे तेज कदमों को आहत हुई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और दिल में घबराहट बढ़ गई, क्योंकि ये कदमों की आहत और किसी की नहीं बल्कि ऋषभ की थी। क्या होगा जब ऋषभ अनोखी को वार्निंग देने के बाद भी उसको राज के साथ एक हज कमरे में पाएगा तो? क्या अनोखी और ऋषभ की कहानी और भी बिगड़ बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने राज को कहा, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे पहले वो आ जाए। बाहर से बहुत तेज कदमों की आहट आ रही थी और अनोखी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, लेकिन राज समझ नहीं पा रहा था कि अनोखी इतनी डरी हुई क्यों है। राज ने अनोखी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। अनोखी ने डरते हुए राज से कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अभी के लिए चुप जाओ, इससे पहले कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए थे और वो गहरी सांसें ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त उसे अटैक आ सकता है। राज ने मौका की नज़ाकत को समझकर जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गया और उसी वक्त अनोखी के कमरे का दरवाज़ा खोला। अनोखी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। दरवाज़ा खोलते ही ऋषभ सामने आया। ऋषभ के हाथों में खाने की प्लेट थी और उसका चेहरे भी अब सॉफ्ट हो गया था, कर गुस्से का कोई नमो निशान था। ऋषभ को देखकर अनोखी बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। ऋषभ कमरे के अंदर आया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अनोखी अपने कदम पीछे लेने लगी और ऋषभ ने कहा, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ये कहकर ऋषभ ने खाने की प्लेट साइड में रख दिया और फिर अनोखी की तरफ देखा जो अब ही भी घबरा रही थी। ऋषभ अनोखी के पास आया और उसको हाथ लगाने ही वाला था कि अनोखी डर गई और पीछे हो गई। अनोखी का ये एक्टिंग ऋषभ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और हल्का सा उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया, लेकिन ऋषभ ने अपना गुस्सा दबा के कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, चुपचाप बेड पे बैठ जाओ। अनोखी ना में गर्दन हिलाने लगी और ऋषभ ने इरिटेट होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया और कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ऋषभ की आंखों से ही अनोखी डर गई और चुपचाप बेड पे जाकर बैठ गई। अनोखी की सांसें अटकी हुई थी। कल जो ऋषभ ने उसके साथ किया उसकी वजह से वो अभी भी सदमे में है। ऋषभ अभी अनोखी के पास आकर बेड पर बैठ गया और खाने की प्लेट उसने टेबल से उठाए और कहा, नानी चिंता कर रही थी तुम्हारी कि तुम सुबह से कमरे से नहीं निकली और न ही तुमने कुछ खाया है। ऋषभ अनोखी की तरफ देख रहा था, ले अनोखी उससे बस अपनी नजरें चुरा रही थी। अनोखी ने डरते हुए कहा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं आराम कर रही थी। अनोखी बस यही सोच के डर रही थी कि कहीं राज बाहर ना आ जाए। अनोखी बार बार पर्दे की तरफ देख रही थी जब ऋषभ ने उसकी ठोड़ी पे हाथ लगाया और कहा, मुझे पता है कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता,
तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था और तुम वही कर रही थी जिसे करने के लिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, इसलिए तुम पर लगाम लगाना मैंने ज़रूरी समझा। अनोखी ने दुखी होकर ऋषभ को देखा और कहा, मैं कोई गधा या घोड़ी नहीं हूँ जिस पे लगाम लगाना तुमने सही समझा। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन तुमने तो उसकी मर्यादा भी नहीं रखी। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए। अनोखी का दर्द ऋषभ से देखा नहीं गया और उसने चीर के कहा, पति हूँ मैं तुम्हारा, हक बनता है मेरा तुम्हें छूने का। अनोखी ने रोते हुए कहा, बीवियों को पलकों पे रखा जाता है, लेकिन तुमने तो मुझे पैरों की जुटी बना दिया है। जब मन करता है मेरे पास चले जाते हो और जब मन करता है मुझे दूर फेंक देते। तुम बस मुझे एक इस्तेमाल करने की चीज समझते हो और कुछ नहीं। ऋषभ ने वार्निंग देते हुए कहा, बहुत ज्यादा बोल रही हो अनोखी, चुप हो जाओ, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। अनोखी बहुत भरी हुई बैठी थी और उसने कहा, यही बोल रही हो, मैं तुम्हारे लिए बस मैं एक खिलौना हूँ और कुछ नहीं। तो ऋषभ सिसोदिया, आज बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? अपने कपड़े उतार कर ले जाओ या फिर तुम्हें चूमना शुरू कर दो। गुस्से में ऋषभ बेड से खड़ा हो गया और उसने कहा, बस करो अपनी ये बातें, बीवी हो तुम मेरी। अगर एक रात मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर भी दी तो क्या हो गया? अनोखी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम कभी नहीं समझ पाओगे मुझे। ऋषभ ने कहा, तुम शायद कभी मुझे नहीं समझ पाओगी, प्यार करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और के साथ, और इसी गुस्से में कल रात मुझसे गलती हो गई और उसके लिए मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ, और क्या करो। अनोखी ने ऋषभ के सामने हाथ जोड़ के कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैं इस वक्त तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बात ऋषभ को बहुत बुरी लगी, लेकिन अनोखी की हालत और खराब न हो इसलिए वो खुद ही कमरे से चला गया। ऋषभ के जाते ही अनोखी फुट फुट कर रोने लगी और राज पर्दे के पीछे से बाहर आया। राज बहुत ज्यादा शौक था अनोखी और ऋषभ के रिश्ते के बारे में जानकर। राज ने अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम ऋषभ की बीवी हो? अनोखी ने अपने आंसू पूछे और दुख के साथ कहा, बदकिस्मती से मैं उसकी बीवी हूँ, पूरे विधि और विधान के साथ। ये सुनकर राज के होश ही उड़ गए और हैरान होकर अपने बालों पे हाथ फेरने लगा और उसने कहा, तभी मैं सोचो कि ऋषभ क्यों अलग सा बेहवे करता था तुम्हारे सामने। जब भी मैं तुम्हारे करीब होता था तो उसका अलग ही बर्ताव होता था। उद्धरण चिन्ह। राज सब कुछ समझ गया था और उसने अंत में कहा, कल रात भी तुम ऋषभ के साथ थी और हम दोनों को साथ देखकर वो बहुत ज्यादा चीड़ गया और उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। अनोखी ने दुखी होकर कहा, और कल रात मेरी जिंदगी पे हमेशा के लिए गिरहा लग गया। कल रात के बारे में सोचकर भी अनोखी की रूह कांप जाती है। राज ने अनोखी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। ऋषभ ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। हम दोनों अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। राज अनोखी का हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन अनोखी ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मैं पत्नी हूँ उसकी, और हमारा कानून कभी नहीं समझेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। राज ने अनोखी की तरफ देखा और उसने कहा, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, फिर क्यों डर रही हो तुम? मैं भी ऋषभ से पैसों में कुछ कम नहीं हूँ, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन उसे सलाखों के पीछे करके ही रहोगा। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कभी नहीं जाना। मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से अब, और लड़ने की ताकत नहीं है मुझमें। अनोखी अपने सर पे हाथ रख कर बैठी थी और रो रही थी जब राज उसके सामने बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। अनोखी ने परेशान होते हुए कहा, प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले ऋषभ यहाँ आ जाए और हम दोनों को एक साथ देख ले। अनोखी के बार बार कहने पर भी राज नहीं गया और उसकी ठोड़ी पे हाथ रख के कहा, सच बताओ, कहीं तुम ऋषभ से प्यार तो नहीं करती? ये सुनकर अनोखी की नज़र झुक गई और राज सब समझ गया। अनोखी का बिना बोले ही इजहार सुनकर राज का दिल टूट गया। राज ने दुख भरी हंसी से कहा, प्यार भी उसी से ही करती हो और नफरत भी, उससे दूर भी नहीं रहना और उसके पास भी नहीं रहना, ये कैसा प्यार है अनोखी? अनोखी ने राज का हाथ झटक दिया और कहा, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। जब शादी करी थी ऋषभ से तब डरती थी उससे, फिर से डर नफरत में बदल गया और अब उससे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। राज बस टूटे हुए दिल के साथ सब सुन रहा था और अनोखी ने अपना दिल खोलते हुए कहा, ऋषभ में एक भी क्वालिटी नहीं है प्यार करने की, लेकिन फिर भी उससे प्यारा हो गया मुझे। कल रात उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, लेकिन फिर भी ये दिल सिर्फ उसी के लिए ही धड़क रहा है। मैं बहुत कोशिशें कर रही हूँ उससे नफरत करने की, लेकिन फिर भी नफरत से ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए शिकायतें हैं।
ये कहकर अनोखी रोने लगी और राज ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, शांत हो जाओ। अनोखी ने राज का काला पकड़ लिया और कहा, कैसे शांत हो जाओ मैं? मेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ है और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। बताओ न, मैं ऐसा क्या करो जिससे उस ऋषभ से नफरत हो जाए मुझे? अनोखी ने बेबसी से कहा, बताओ न मैं क्या करूं? अनोखी कमजोरी के पालों में राज के सीने पे सर रख कर रो रही थी जब राज ने दुख भरी हंसी से उससे कहा, ये प्यार है ही ऐसी चीज, दिमाग कुछ और चाहता है और दिल कुछ और, लेकिन अंत में जीत हमेशा दिल की ही होती है। राज अनोखी की कमर मसल कर उसे सांत्वना दे रहा था और अनोखी ने बिलखते हुए कहा, मैं एक औरत जात पे ही कलंक हूँ। ऋषभ के प्यार ने मुझे इस कदर गिरा दिया कि मैं अब उठ ही नहीं सकती। अनोखी चाह कर भी संभल नहीं पा रही थी। सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था उसे। राज का काला पकड़कर वो रोती रही और वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। थक कर अनोखी वही राज की बाहों में ही सो गई। राज ने अनोखी को बेड पर आराम से लिटा दिया और उसके माथे पर चूम कर उसने कहा, पता नहीं मेरा क्या रिश्ता है तुमसे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। राज ने अनोखी के चेहरे पे प्यार से हाथ फेरा और चला गया। क्या राज अनोखी को ऋषभ से बचा पाएगा? क्या वो अनोखी का इस मुश्किल वक्त में हमदर्द बन पाएगा? तारांकन। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। अनोखी पूरे दिन अपने कमरे में रहती और वो गुमसुम रहती थी। न किसी से बात करती थी और न ही खाना खाती थी। ऋषभ रोज रात को अनोखी को देखने आता था और अनोखी के बर्ताव से वो भी दुखी था। ऋषभ अनोखी के पास जाना चाहता था, उसे कंफर्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके दिल में गिल था उस रात का, लेकिन ऋषभ में अकड़ भी इतनी थी कि वो माफी भी नहीं मांगना चाहता था। अनोखी अपने कमरे में बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर देख रही थी जब राज कमरे में आया। अनोखी को दुखी देखकर राज बहुत ज्यादा दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पे झूठ हंसी रखते हुए कहा, अब कब तक ऐसी ही बैठी रहोगी? दादी तुम्हें बहुत याद करती है और तुमसे मिलान चाहती है। अनोखी ने राज को बिना देखे कहा, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं है, नानी से बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राज अनोखी के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अनोखी ने राज से आंखें फेर के कहा, तुम क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देते? राज ने अनोखी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें अकेला, बेशक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी न हूं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अनोखी कुछ कहने ही वाली थी कि राज ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो हो गया उसे भूल जाओ और दादी जो तुमसे इतना प्यार करती है उनके लिए नीचे चलो और पहले वाली अनोखी बन जाओ। अनोखी ने राज का हाथ झटक के कहा, लेकिन पहले वाली अनोखी कब की मर चुकी है। राज ने अनोखी के सर पे हाथ रख के कहा, वक्त हर जख्म भर देता है और ये जख्म भी भर जाएगा। राज की आंखों में बहुत भरोसा था, जिसे देखकर अनोखी को भी हिम्मत मिल रही थी। राज ने अनोखी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा तो अनोखी ने डरते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो, अगर ऋषभ ने हमें साथ देख लिया तो फिर से हैवानियत पर उतर आएगा। राज ने पीछे मुड़कर अनोखी की तरफ देखा और कहा, मैं हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हमेशा हंसी मजाक करने वाला राज बहुत ही मच्योर हो गया था और ये सब सिर्फ अनोखी की वजह से हो रहा था। राज ने हक से अनोखी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे लेकर गया। नानी वही ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हुई थी और अनोखी को आते हुए देख वो बहुत खुश हो गई। राज ने नीचे उतरा के कहा, देखा दादी ले आया आपकी अनोखी को मैं। नानी ने प्यार से अनोखी को कहा, क्या हुआ है बेटा, 2 दिन से तू बहुत ही भुजी हुई लग रही है। अनोखी ने झूठी मुस्कान के कहा, नानी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस हल्की सी कमजोरी लग रही थी। नानी ने अनोखी से कहा, मेरे पास आकर बैठ, तू देखियो मैं तेरे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, न तो तेरी तबीयत झट से ठीक हो जाएगी। अनोखी नानी के बगल वाली सीट पे बैठ गई और राज सामने वाली बात में। नानी ने चम्मच में पोहा लिया और अनोखी को प्यार से खिलाने लगी। 2 बाइट लेते ही अनोखी को बहुत ही अजीब का महसूस होने लगा और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और एकदम से बाथरूम की तरफ भागी। उसी वक्त सीढ़ियों से ऋषभ भी नीचे आ रहा था। अनोखी को ऐसे भागते हुए देख ऋषभ भी चिंता में आ गया और अनोखी के पीछे जाने लगा। अनोखी नीचे वाले कमरे में चली गई और सीधा बाथरूम में भागी और वॉशबेसिन में उल्टियां ही उल्टियां करने लगी। उल्टियां करने के बाद अनोखी ने अपना पूरा वजन वॉशबेसिन पे डाल दिया और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अनोखी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता।
अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। अनोखी के हाथ कांपने लगे और उसने हकलाते हुए कहा, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही अनोखी के हाथ पैर फूलने लग गए और दरवाजे पे ऋषभ ने जोर से खटखटा के कहा, अनोखी तुम ठीक तो हो? ऋषभ की आवाज़ सुनकर अनोखी और भी ज्यादा घबरा गई और उसकी धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। कहीं अनोखी सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है? क्या होगा जब ये खुलासा ऋषभ के सामने होगा तो? डॉट 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 को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो एकदम चुप थी और उसके दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। ऋषभ ने फिर से दरवाजे को खटखटा के कहा, अनोखी तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आऊं? ऋषभ की धमकी से डरकर अनोखी ने गहरी सांस लो और बाहर चली गई। जैसे ही अनोखी बाहर गई उसने देखा कि ऋषभ दरवाजे पे खड़ा हुआ है और राज और नानी बेड के पास खड़े हैं। नानी की नौकरानी ने उनकी व्हीलचेयर पकड़ रखी थी और सब लोगों की नजरें बस अनोखी पर ही टिकी हुई थी। अनोखी को समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या जवाब दे। अनोखी बीए से एक जगह खड़ी थी और ऋषभ ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम ठीक तो हो? अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम कुछ ठीक नाहज लग रही हो, तुम अभी हॉस्पिटल चल रही हो मेरे साथ। ऋषभ अनोखी का हाथ पकड़कर खींचने लगा जब नानी ने कहा, ऋषभ जब अनोखी कह रही है कि वो ठीक है तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? नानी को भी ऋषभ का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपने हाथ में थामे रखा और कहा, नानी आपको नहीं पता ये अनोखी शुरू से ही ऐसी है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है लेकिन अपना कभी भी ख्याल नहीं रखती है। नानी शौक थी क्योंकि ऋषभ कभी किसी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है लेकिन अनोखी के लिए उसकी आंखों में एक अलग सी ही चिंता थी। अनोखी ने अपना हाथ ऋषभ के साथ से छोड़वा के कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हो। अनोखी पसीना पसीना हो रही थी, उसको बस इसी बात का डर था कि कहीं वो सच में प्रेग्नेंट न हो। ऋषभ पीछे मुड़ा और उसने अनोखी की तरफ देखकर कहा, तुम हॉस्पिटल चल रही हो और ये बात फाइनल है? ऋषभ अनोखी का हाथ पकड़कर खींचने लगा और अनोखी बार बार उसे मना कर रही थी। नानी ने भी कहा, ऋषभ ये तू क्या कर रहा है? ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और अनोखी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर गया। जब अनोखी की बात आती है तो ऋषभ अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और उसे बड़े और छोटे का लिहाज भी नहीं रहता है। ऋषभ अनोखी का हाथ पकड़ कर ले जा रहा था और राज उसके सामने आ गया, अनोखी कहीं नहीं जाएंगी। राज को देखकर ऋषभ गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। राज डट के ऋषभ के सामने खड़ा रहा और उसने कहा, मैंने कहा अनोखी का हाथ छोड़ो। ऋषभ ने और कस के अनोखी का हाथ पकड़ लिया और अनोखी की तो चीखें ही निकल गई। राज ने गुस्से में कहा, छोड़ो उसका हाथ, तुम कितने बड़े हैवान हो, तुम्हें दिख नहीं राजा क्या कि अनोखी दर्द में है? अनोखी का बाम राज के मुंह से सुनकर ऋषभ का माथा भिनल गया और उसने राज को धक्का देते हुए कहा, तू क्यों इतनी तरफदारी कर रहा है? अनोखी के दुख और दर्द से तुझे क्या फर्क पड़ता है? ऋषभ राज को धक्का देता रहा और राज अपने कदम पीछे लेने आगा। उसी वक्त नानी की नौकरानी भी उनकी व्हीलचेयर पकड़कर उन्हें बाहर लेकर आई। नानी ने ऋषभ और राज को देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, छोड़ो एक दूसरे को। ऋषभ और राज ने नानी की बात को अनसुना कर दिया और एक दूसरे के सामने रान के खड़े थे। ऋषभ ने राज को गुस्से से धक्का देकर कहा, बताना तेरे को क्या फर्क पड़ता है अनोखी के दर्द से? आखिर अनोखी लगती क्या है तुम्हारी जो उसे देखकर इतने बेचैन हो रहे हो तुम? अनोखी ने परेशान होकर कहा, ऋषभ प्लीज। ऋषभ ने अनोखी की बात को भी अनसुना कर दिया और राज को धक्का देकर जमीन पे गिर दिया और कहा, बोलता क्यों नाहज है अब? गुस्से में आकर राज ने भी कह दिया, अनोखी दोस्त है मेरी, उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझे। ये सुनकर ऋषभ और गुस्से में आ गया और उसने राज का काला पकड़कर खड़ा किया और उसे घूर के कहा, अनोखी सिर्फ मेरी है और उसकी परवाह करने का हक भी सिर्फ मेरा है। ये कहकर ऋषभ राज का बहुत बुरे तरीके से मारने लगा, कभी उसके मुंह पर घुसा मारता तो कभी उसके पेट पे लात मारता। रिधा पागलों की तरफ राज को मार रहा था और उसके होठों पे बस एक ही बात थी, अनोखी सिर्फ मेरी है और मैं उसे कभी किसी का होने नहीं दे सकता। ऋषभ राज को एक और घुसा मारने ही वाला था कि राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अनोखी किसको है और किसकी नहीं, इसका हक सिर्फ उसका है, तुम्हारा नहीं। ये लेकर राज ने भी ऋषभ को घुसा मार दिया और दोनों लड़कों में हाथापाई शुरू हो गई।
कभी ऋषभ राज को मारता तो कभी राज ऋषभ को मारता। माहौल बहुत ही गर्म हो गया था और वजह बस एक ही थी, अनोखी। नानी का इलाज कहने पर ही ऋषभ और राज नहीं रुके। अनोखी ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, प्लीज रुक जाओ तुम दोनों। अनोखी का बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। हेमरॉइड देखकर वो एकदम से बेहोश हो गई। नानी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अनोखी। ऋषभ और राज भी रुक गए और अनोखी को ऐसे जमीन पर पड़े हुए देख दोनों उसकी तरफ भागे। ऋषभ ने अनोखी का अपनी गोद में उठा लिया और जोर से चिल्लाकर कहा, गॉड डैम इट, डॉक्टर को बुलाओ। ऋषभ अनोखी को कमरे में लेकर चला गया और राज और नानी भी वहीं आ गए। नानी ने ऋषभ और राज पर चिल्लाकर कहा, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, कोई मुझे बताएगा भी। ऋषभ और राज दोनों घायल खड़े थे और बस उन्हें अनोखी की चिंता ही सता रही थी। ऋषभ ने कहा, नानी, मैं आपको सब सच बता दूंगा लेकिन वो बार अनोखी को होश में आने दो। नानी ने हाँ में सर हिलाया और थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग डॉक्टर अंदर आई और उसने अनोखी के बगल में बैठकर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने अनोखी का हाथ पकड़ा और उसकी नेरवेस पकड़कर कहा, इनकी तो दो धड़कनें चल रही है। ऋषभ ने हैरानी से पूछा, मतलब? डॉक्टर ने खुश होकर कहा, शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर ऋषभ के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। राज ने अपना सर पकड़ लिया और अनोखी को पाने की सारी उम्मीद उसके हाथों से ऐसी ही फिसल गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ के होठों पे मुस्कान आ गई और उसने कहा, आप ठीक से देखिए डॉक्टर, क्या अनोखी सच में प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने कहा, मैं पूरे तरीके से श्योर हूं कि अनोखी प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं इनकी कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखकर ऋषभ का पर्ची पकड़ा दी और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाते ही नानी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, अब क्या होगा? ये अनोखी कैसे बिन ब्याहे माँ बन सकती है? नानी बहुत चिंता कर रही थी और ऋषभ ने खुश होकर कहा, नानी, ये दुख का दिन नहीं बल्कि खुशी का दिन है। आपको तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा देनी चाहिए। नानी ने परेशान होकर कहा, ये कैसे बातें कर रहा है तू? तेरा दिमाग ये ठीक है? अनोखज बिन ब्याहे माँ बनने वाली है। ऋषभ बहुत खुश था और वी के नानी को सब कुछ सच सच बताने ही वाला था कि इतने में थोड़ी देर बाद अनोखी ने अपनी आंखें खोली और सर पकड़कर बैठ गई। ऋषभ ने अनोखी को गले लगा लिया और कहा, मुबारक हो मेरी जान, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो तो जैसे सदमे में ही पहुंच गई हो। नानी ने परेशान होकर कहा, ऋषभ, ये तू क्या कहे जा रहा है? ऋषभ ने अनोखी का हाथ थाम के कहा, हाँ नानी, अनोखी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं भोपाल खास अनोखी के लिए ही आया था। नानी शौक हो गई और राज बस बोट बनकर खड़ा था। ऋषभ ने खुशी से कहा, अनोखी इज माई वाइफ और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। ऋषभ की मुस्कुराहट छोटी सी हो गई जब अनोखी ने उसके हाथ से अपना हाथ छीन लिया और कहा, मैं तुम्हारी बीवी जरूर हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सब अनोखी को देखते ही रह गए लेकिन अनोखी के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। ऋषभ ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो? अनोखी ने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, मेरे पेट पे पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं राज का है। बीवी तुम्हारी हूँ लेकिन बच्चा किसी और का है। ये सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन निकल गई और राज हैरान हो गया। क्यों बोला अनोखी ने इतना बड़ा झूठ और अब उसके इस झूठ का क्या निजान होगा? ऋषभ का कहर और रुद्र रूप अब क्या मोड़ लेगा?